गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग अनंत। अनंत, जयंती, ऐशानी, आराध्या, दिव्या, रतनदीप, स्वप्निल, पूजा, लोकेश, मनप, स्वप्निल, तुषार, दीक्षा, रोहित, प्रद्युमन, अमर्त्य, सौम्यता, रूपम, स्नेहा, खुशी, महक। गुड 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 मॉर्निंग। अवनीश, गुड मॉर्निंग। सब कोई वॉइस एंड वीडियो क्लियर? एक थम्स अप देके बताना। हाँ, थम्स अप देके। अच्छा, लैपटॉप में कई लोग का वो काम नहीं कर रहा था, क्या बोलते हैं उसको, इमोजीज, बट अनंत ने एक शॉर्टकट दिया, उसको काम करने का तरीका बताया था। गुड मॉर्निंग। जिनका जिनका इमोजीज काम नहीं भी कर रहा है, वो थम्स अप नहीं दे पा रहे हैं, तो हाँ बोल दो भाई। ओके। ओके ओके ओके, एवरीबडी ज्वाइन असैप। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग शिवम, दो शिवम, गुप्ता एंड जैन, दोनों जन गुड मॉर्निंग। यस, थम्स अप सर, थम्स अप। टेस्ट द थंडर। ऑल गुड, ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड सर, ऑल गुड। गुड मॉर्निंग ईशा। यस, so welcome everybody to the second class of COSHEET. Second class of COSHEET. Yes sir. आज अभी कई लोगों को दिक्कत हो रही है अकाउंट्स के क्लास के लिए कि भैया 1:15 से स्टार्ट नहीं हो पाता है, हमारा कॉलेज छूट जाता है, क्लास छूट जाता है। तो उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा आज। मैं अब 2 घंटे की क्लास लूँगा, और जब से लाइव एट सेंटर होगा थोड़ा अपने उस चीज़ को मैनेज करेंगे, क्योंकि आपका कॉलेज से भी नोटिफिकेशन आ गया होगा 17 से चालू होने का। सेंट जेवियर्स की बात कर रहा हूँ, अदर कॉलेजेस भी स्टार्ट होंगे टाइमली, बट आई थिंक जनरली बाकी लोग को इतना कोई प्रेशर लेने का दरकार नहीं अटेंडेंस को लेके, सिवाय एक का दुक्का कॉलेज और रहते हैं जो थोड़ा सा चाप करते हैं शुरू में, बाद में ठीक है, रिलैक्स पॉलिसी रहती है। अभी आपका सीन शुरू वाला माहौल ही है, तो आपको लगता है कि भैया जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ता है, और ठीक है जाओ, बट उसके साथ कैसे आपको मैनेज करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा, स्नेहा बोल रही है भैया मेरा कॉस्ट के क्लास में ठीक लाइव चैट आ जाता है, अकाउंट्स की क्लास में लाइव चैट बंद हो जाता है। मेरे ख्याल से अविनाश सर आपको ब्लॉक कर दिए हैं। जस्ट जोकिंग। हाँ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आज ट्राई करना स्नेहा, देखना क्या होता है, फिर मेरे से बात करना अकाउंट्स के बाद। ओके सर। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था कि 10 तारीख को ट्वीट हुआ है, ट्वीट 10 फेब, मतलब आपका पूरा वो जो हफ्ता है ना, मेन हफ्ता 7 से 14 थोड़ा बर्बाद होगा, क्योंकि 10 फेब को आपका बहुत ही प्यारा प्यारा रिजल्ट आने वाला है। सर डराइए मत। अरे डरने का क्या है, इसमें डरने का क्या है, करके आए वो रिजल्ट देगा। होपफुली ये रिजल्ट पॉजिटिव आए, बाकी कोरोना का नहीं चाहिए, इसका तो पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहिए हम लोगों को। तो ये 10 फेब को आपका रिजल्ट 99% आ जाएगा, 99%। अब वो आजकल में इंस्टीट्यूट अपने इन साइट पे भी अनाउंस कर देगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके सर। 10th ऑफ फेब इज योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट। जैसा मैंने बोला था, सेकेंड वीक ऑफ फेब, मोस्ट प्रोबेबली 15-14 का बात था, बट ये लोग 10 को बोल रहे हैं, तो अच्छा ही है, 10 को आ जाए, 10 को आ जाए। तो 10th के लिए रेडी रहिए भाई,
तैयार हो तो? हाँ सर, बहुत एक्साइटेड है उस दिन के लिए। देन अपना स्टे अहेड वुड बी कन्वर्टेड इनटू मतलब होता है ना परफेक्ट बैच ऑफ सीए इंटर, मतलब फिर वो सीए इंटर नवंबर 2022 बैच कहलाएगा रादर देन स्टे अहेड बैच। गुड मॉर्निंग मनप, ठीक। सो ये 10th फेब को आपका रिजल्ट है, तब तक के लिए स्टे अहेड चालू रहने दो। आज 2 तारीख है, बस 1 हफ्ता और बचा आपके रिजल्ट में। लेट अस कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके सर, अब ये सेकंड क्लास ऑफ कॉस्ट शीट से पहले मेरे को फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्ट शीट तो दोबारा बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, उसके बिना आप आगे मत बढ़िएगा। अच्छा ठीक है, मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य से झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, है ना, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। आओ, यस, मैंने आपको कॉपी कैसे मेंटेन करना है, बुक कैसे मेंटेन करना है, वो बात बताया था लास्ट क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोकेश बोल रहा है सर मेरे को लाइव चैट नहीं दिख रहा है। लोकेश मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे को लास्ट नेहा का ही मैसेज दिखा, उसके बाद मनप का, उसके बाद अमन का, उसके बाद लोकेश का। अगर इस दौरान कोई चैट भी किया है कि रिजल्ट डेट के ऊपर, तो मुझे भी नहीं दिखा। मे भी शायद किसी ने किया नहीं, आपको नहीं दिख रहा है मतलब शायद किसी ने किया नहीं। लोकेश इससे पहले अमन का आया है, मनप का आया है, स्नेहा का आया है, और कोई का मैंने चैट नहीं देखा। बाकी गुड मॉर्निंग ही है, ठीक है। आओ 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 आओ, चैटें दिख जाएंगी। और अगर आपको बाकी के चैट नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए और आपकी चैट मुझ तक पहुंच रही है लोकेश, ठीक है सर। आओ सर, आपने हमें कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्लास में यह बताया कि हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बन सकता है और ऑन एक्चुअल बेसिस रिकॉर्ड भी मेंटेन हो सकता है। बट सर ये कॉस्ट शीट बनाते क्यों है, इसका थीम क्या था, इसका डेफिनेशन क्या था? तो मैंने इसका एक जबरदस्त वीडियो आपको दिखाया था, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आया अच्छा कॉस्ट शीट इस चैप्टर में अपने को करना क्या। तो करना क्या है भैया, वो जो हमने बेसिक्स में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे उसके अनुसार अपने क्रोनोलॉजिकली जैसे जैसे खर्चे लगते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि भैया पहले ये लग गया तो पहले वो नहीं, एलिमेंट की जो क्रोनोलॉजिकल वो सीन थे, यानी जो तरीके थे, वो अपने को फॉलो करने हैं। कि सबसे पहले तो पक्का फैक्ट्री का खर्चा लगता होगा, फिर ऑफिस एंड एडमिन का, प्रोडक्शन नेचर का, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर का, ठीक है सर। इस पर्टिकुलर थिंग को करने का मकसद क्या था भैया? वही मकसद यही था भैया कॉस्ट शीट बनाने का, कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम समझे थे वो फुलफिल करने के लिए अपने ये स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था बात। उसके बाद मैंने एक सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बताया था, मतलब सर इसमें और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, मैंने बोला था छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस है, मैं एक एक करके दुविधाएं आपकी दूर करते ही रहूंगा, तो आप करता रहूंगा। हाँ वही ठीक है, एक ही बात है सर। एक ही बात कैसे? अरे एक ही बात है, सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट एक पीरियड का बनता है, यानी पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर क्वार्टर, पर्टिकुलर साल, जो भी सम्स बोलेगा उस पर, जनरली अपने अभी ईयर मान रहे हैं, और वो प्रोडक्ट वाइज बनता है, तो फॉर अ प्रोडक्ट नेम। सर अगर 2 प्रोडक्ट का दे दे तो साइमल्टेनियसली 2 कॉलम बना लेना अमाउंट का, ठीक है सर। फिर आपने हमें फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स, अमाउंट पर यूनिट और अमाउंट बताया था। आपने बोला था वर्किंग जितना हो सके यहां दिखा देंगे, अगर बाई चांस कुछ बड़ा वर्किंग होगा, कोई चीज का एकदम मतलब एक्स वैक्स लेके थोड़ा मेहनत करके निकालना होगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो उसमें हम बगल में वर्किंग नोट नंबर लिख के नीचे दिखा देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम वहीं ब्रैकेट में वर्किंग दिखा देंगे अगर छोटा सा वर्किंग रहता है तो, ठीक है सर। सर अमाउंट पर यूनिट आपने बोला था अगर सम्स बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो दरकार नहीं है निकालने का, बट फॉर्मेट था सिंस फर्स्ट क्लास में तो आपने हमें बता दिया। और अमाउंट कॉलम तो ठीक है, यानी इन जिस्ट बोलूं तो पर्टिकुलर जाएगा, ब्रैकेट में कहीं वर्किंग्स दिखा देंगे तो वर्किंग, नहीं तो वर्किंग नोट, और सीधा अमाउंट, ठीक है। ओके सर। फिर आपने सबसे पहला एलिमेंट जो अपना था मटेरियल, उसका नाम रखा रॉ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को निकालने का एक कॉम्प्लिकेशन आपने नीचे सिखाया, जो आपने वापस बोला ऊपर स्टेटमेंट में प्रस्तुत करेंगे अपने। कैसे भैया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। भैया ये कॉस्ट रिलेटेड टू इट क्या हुआ? मैंने पहले भी बोला परचेजेस के साथ साथ जो भी खर्चा आता है वो टोटल होके परचेज
कॉस्ट बनता है, यानी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू देता है। और सर इस पे जो इन डेप्थ नॉलेज है वो अपने मटेरियल चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हल्का सा बात समझना है, क्योंकि इसके लिए पैनिक नहीं करना है। कॉस्ट इज 14 चैप्टर जर्नी, तो ऐसा नहीं है अपने एक नाइट में एक क्लास में सब बातें कैटर कर लेंगे। ओके सर। उसके बाद आपने बोला माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो भी स्टॉक घर पे बच जाएगा वो कर देंगे। सर इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? मैंने जैसा बोला आपको कि इस चैप्टर में आपको वैल्यूएशन करने का दरकार नहीं है, आपको सम्स दे देगा। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने का दरकार नहीं है, वो सब अपने मटेरियल चैप्टर में अलग से सीखेंगे। ओके सर, ये जैसे ही कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है, ठीक है। फिर अपने पढ़े थे डायरेक्ट लेबर, या फिर इसका दूसरा नाम आया था प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस, ठीक है सर। और फिर अपने पढ़े डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंस, जो सर आपने बोला जनरली सम्स में नहीं रहता है, रहा तो अपने लिख देंगे। और सर इनके कुछ और एग्जांपल्स आप हमें बताएंगे। मैंने बोला हाँ मैं आपको सब लिखवाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी सिंपल बातें ही समझनी है। ओके सर। फिर प्राइम कॉस्ट, इन तीनों का टोटल करें तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। तो ये अगर अलग से अपने को दिखाना पड़ता है क्या भैया कॉस्ट शीट में? बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर्मेट के में जो जो एलिमेंट्स मैंने अभी तक बताए हैं वो सब आपको दर्शा के आने हैं। ओके सर। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड लगता है सर। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के जितने खर्चे होंगे सब आ जाएंगे, और उनके टोटल को अपने बुलाते हैं वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ये कोई नया बात सीखे थे अपने पहली बार, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि अभी तक फैक्ट्री तक का खर्चा लगा है। अब एक अनोखा बात लास्ट डे बताया था जिसको बोले थे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। 2 जन के लिए काम कर रहा है, फैक्ट्री के लिए भी और सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए भी। तो उनका जो भी फैक्ट्री रिलेटेड काम है, यानी प्रोडक्शन रिलेटेड काम वो जो जो कर रहे हैं वो सब आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू, बताइए क्या? प्रोडक्शन। और उन सब के टोटल को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद मैंने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर मैं इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी को कंसीडर कर लूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। मतलब भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो करंट काम हुआ है सारे प्रोडक्ट पे वो आ गया, ठीक है सर। इसके बाद अपना जो भी पुराना स्टॉक रहेगा उसका वैल्यूड फिगर अपने यहां लिख देंगे प्लस करके कि वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और जो बच गया वो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोल के। सर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है? 4 मेथड से होता है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। बट मैंने आपको क्या बोला? फीफो और वेटेड एवरेज, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सम्स में नहीं आते हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन नहीं करने हैं। तो भैया फीफो या वेटेड एवरेज में क्या प्रेफर्ड रहता है? आप अपना असम्पशन स्टेट करके आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट दोनों अलाउ करता है, बट जनरली अपने फीफो मेथड लिख के आएंगे, ठीक है ना। अपने लिख देंगे अज्यूमिंग फीफो मेथड। सर वेटेड एवरेज भी मैं करूं तो गलत है क्या? नहीं, मैं हर चीज के लिए आपके लिए सहमत हूं, बट आपको अपना असम्पशन स्टेट करके आना होगा अगर सम्स में कुछ नहीं बोलता है तो, ठीक है सर। अच्छा बताओ तो ये फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ये वैल्यूएशन वैलिड कब है? मतलब ये वैल्यूएशन करने का दरकार क्यों पड़ेगा? ये वैल्यूएशन करने का दरकार क्यों पड़ेगा अगर घर सम्स में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो? मतलब भैया मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस बात से मेरे को समझाना क्या यहाँ पे आपको वैल्यूएशन टेक्निक का दरकार भी है कि नहीं, बस इतना बताना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस इतना बताना क्या आपको यहाँ पे वैल्यूएशन टेक्निक का दरकार है भी कि नहीं। क्या सर क्या एग्जाम्पल है बताइए, लिखा रहा हूँ, एक सेकेंड पहले आप देख के बताओ, सिर्फ मेरे को और कुछ नहीं बताना है। मैं बोल रहा हूँ से फॉर एग्जाम्पल COP कितने यूनिट्स के लिए सर? 32,000 यूनिट्स के लिए खर्चा है 1,80,000, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 4,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG या तो सम्स में दिया नहीं है या मैं बोल दे रहा हूं 0 यूनिट्स है। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG? वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या इसके लिए अब आपको कोई मेथडोलॉजी फॉलो करनी है कि ऐसे ही हो जाएगा? ट्राई लो तो इस चीज को, ट्राई लो तो इस चीज को, जल्दी से बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, COP की यूनिट्स बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक है सम्स में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG है बट वैल्यूएशन नहीं बताया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG 0 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG निकालने बोल रहा हूँ, वैल्यू पूछ रहा हूँ, एकदम साधारण बात कर रहा हूँ, धंधे की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये सब कोई हाथी घोड़ा रॉकेट साइंस वाली बातें कर भी नहीं रहा हूँ जिसके लिए आपको नोट्स उतारना पड़े या एकदम पैनिक करना पड़े। क्या पूछ लिया सर आपने? ये सब क्या पूछ लिया आपने? एकदम सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो मेरे? मेरे सारे प्यारे बच्चे
रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और धड़ाके से आंसर आगे भाग रहा है। धम धमाधम धम धमाधम आंसर आगे भाग रहे हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया 22,500। सर कैसे कैसे कैसे? सर 1,80,000 32 के लिए, तो 4 के लिए कितना? एकदम सिंपल, क्योंकि सर ये 32,000 जो यूनिट्स इस साल बने हैं उसमें से ही ये 4,000 पड़े हैं। ओपनिंग वाले का तो कोई बात ही नहीं उठता है, क्योंकि वो नहीं सम्स में दिया हुआ है या जीरो बोल दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन टोटली सीओपी, और सीओपी अगर 32 के लिए इतना तो 4 के लिए कितना? हमको तो सिंपल यूनिटरी मेथड करना है। क्या सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ। तो मतलब आप बोलना ये चाहते हैं ये जो वैल्यूएशन टेक्निक्स जो आपने हमें बताई कि फीफो लगाएंगे, लीफो लगाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो डिपेंड करता है अगर सम्स में ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। अगर सम्स में ओपनिंग स्टॉक है तो जाके ये 4 झमेला प्रिटेन करेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ही नहीं है या ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं आपके सिलेबस मतलब सम्स में, अगर ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं सम्स में, तो अपने को झमेला ही नहीं है, सीओपी के बेसिस पे निकालना है। तब तो कोई वैल्यूएशन टेक्निक का माथा ही नहीं लगाना है कि भैया किस वैल्यू पे करें। सिंपल है, चाहे मतलब मेथड का नाम ही नहीं आना चाहिए। मेथड का दरकार कब पड़ेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मेथड का दरकार क्या पड़ेगा? ये सब ना छोटी छोटी बातें हैं जो अल्टीमेटली बाद में खाती हैं। अभी क्या, अभी बहुत इजी लगती हैं सुनने में, बट बाद में क्या होता है ना, भैया इस सम्स में आपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू किया समझ में नहीं आया। मैं यही बोलना चाह रहा हूं, बाद में जाके आपको ये बातें खाए ना, उसलिए मैं छोटे 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 ये हिंड्रेंस आपको अभी से बता दे रहा हूं। बताओ कब करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन? दरकार क्यों पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है सम्स में, इनका वैल्यूएशन का दरकार कब पड़ेगा? आराध्या वो लाइन भी मत बोले एक बार, डिफरेंस प्राइस वाला, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है आराध्या, जो तुम बोल रहे हैं ना वो बात मैं बोलूंगा, वो तो वो हो गया बाय डिफॉल्ट, उससे सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तुम मैथमेटिकली बात बोला। आराध्या ने एक बात बोला, सब पढ़ के जाना उसको। आराध्या कुछ बोला है, बोल रहा है व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड सीओपी हैव डिफरेंट प्राइसेस, वो बोल के ये निकल गया। बट बाकी बच्चे मेरी वाली बात बोल रहे हैं कि जब सर सम्स में ओपनिंग स्टॉक हो, सीधा सवाल, ऑब्वियसली सीओपी तो रहेगा ही। अगर सम्स में ओपनिंग स्टॉक है तो वैल्यूएशन टेक्निक का दरकार है, वैल्यूएशन टेक्निक का दरकार है। अब आराध्य एक बात बोला, उस बात को लेकर थोड़ी चर्चा कर ले, सिंस ये बात उठी गई है तो, सिंस ये बात उठी गई है तो उस बात को लेकर थोड़ी चर्चा कर ले। हाँ सर, तो सर आप यहाँ बीच में जाके हमें रिवीजन कराना छोड़ रहे हैं और छोटी छोटी बातें बीच बीच में और बता रहे हैं। हाँ मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा ये रिवीजन जो मैं करा रहा था, मैं कंटिन्यू करूंगा वो रिवीजन, या एक काम करता हूं पहले कंप्लीट करा देता हूं फिर ही उसकी बात को लेता हूं। ठीक है, तब एक काम करो सर, हाँ ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ऐड हो गई और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन माइनस हो गई। क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरा आपसे एक और मतलब चुपकी वाला सवाल, इस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी के वैल्यूएशन में 2 खर्चे नहीं आते जो कॉस्ट शीट में हैं, 2 खर्चे, 2 टाइप ऑफ खर्चे इंक्लूड नहीं होते जो कि कॉस्ट शीट में हैं, और उनका रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि वो जो माल बिक रहे हैं उन पे ही लगते हैं। मैं क्या बोला? जो माल बिक रहे हैं उन पे ही लगते हैं, जो माल बिक रहे हैं उन पे ही लगते हैं, यानी जो माल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो रहे हैं, यानी जो माल बिक रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, जितने यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं उन पे ही लगते हैं। बताओ बताओ, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी के वैल्यूएशन में उन खर्चों को मत ले लेना, वो उसके नीचे आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली भी आपको दिख रहा है और लॉजिकली भी आपको समझ में आ रहा है। हाँ सर, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू सेलिंग जनरल या मार्केटिंग नेचर, ये 2 खर्चों को हमें नहीं लेना है वाइल वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वेरी सिंपल, और वो आपको समझ में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें तो खर्चा लगा ही नहीं ना सर, वो तो उसी में लग रहा है जो माल बिक रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, यानी कि इसके एडजस्टमेंट के बाद ये जो एलिमेंट आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें 2 खर्चा और लगता है, सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ मार्केटिंग जनरल या सेलिंग नेचर। तो अपने को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स
सेल्स अपने एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं अपने डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ के, या एक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो एक्चुअल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्चुअल के बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। डिपेंड्स अपॉन दी सम्स कि एस्टिमेटेड काम करना है कि एक्चुअल काम करना है। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना इस बात के लिए, क्योंकि या तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा या ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आपको ऐसे भी जाना है, और इंफॉर्मेशन के हिसाब से या तो सेल्स निकलेगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। ठीक है सर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है ये धंधे का प्रॉफिट एंड लॉस है। कॉस्ट शीट धंधे का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, और इसीलिए अपने इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस बोल सकते हैं। मेंशन करने का भी कहीं दरकार नहीं है, बट मैंने आपको इसका हिंट इसलिए दिया क्योंकि इसके बाद काम चालू होता है एफएम का, जो सारे फाइनेंशियल रोल्स अदा करता है, यानी फाइनेंशियल लेवल का काम करता है। ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से भी बताया कि ये चीज ट्रेडिंग एंड पीएल में कहां देखने को मिलता है। तो ये छुपा हुआ रहता है ट्रेडिंग पीएल में, जो अलग से अपने निकालते नहीं है, बट ये भी एक पार्ट होता है, क्योंकि जीपी निकलता था ट्रेडिंग पीएल में। और जीपी कैसे निकलता है अगर मैं बोलूं तो सेल्स माइनस सीओजीएस से। तो अगर सीओजीएस और सेल्स का बैलेंसिंग फिगर देखे, यानी सेलिंग एंड वो खर्चा अभी एडजस्ट ना करे, तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर मैंने आपको वो जो कॉम्प्लिकेशन था रॉ मटेरियल कंज्यूम का वो सिखाया था, वो मैंने ऊपर बता दिया, और चारों मेथड सिखाया था कि कैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में समझे थे कि फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने अभी भी बोला कुछ नहीं मेंशन है, आप अपना अजम्पशन मेंशन करके आएंगे कि आप फीफो यूज कर रहे हो कि वेटेड एवरेज। मैं इस बैच में लेके चलूंगा कि मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके सर, आगे बढ़िए। यानी इफ नथिंग इज मेंशन्ड आप यहां लिख सकते हैं, जब आपने लिखे थे दिस इज प्रेफर्ड, जहां आपने ये बात लिखा था वहां फीफो में जाके डबल टिक करके लिख सकते हैं प्रेफर्ड। अदरवाइज अजम्पशन वाइज अगर जाए तो अपने फीफो या वेटेड एवरेज, क्योंकि वो दोनों अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, यह काम का लगा, बाकी दोनों काम का नहीं। अब वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर सम्स बोल दे इससे करना है तो ठीक, नहीं बोले तो मेरा अजम्पशन फीफो की तरफ रहेगा। ओके सर, ओके सर। चारों मेथड को मैंने करवा के ही समझाया था, तो एक काम करते हैं, इन सबको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन वो एग्जाम्पल कर पाता है। प्लीज पूरा सॉल्व करेंगे, अपना होशियारी जिनके जिनके पास है वो अपने जेब में एक बार रखेंगे, मेरे को सबको समझाने के लिए एक बार पूरा सब बनाओगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 2 आओ। आज का क्लास स्टार्ट होता है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मैं आराध्य वाला पॉइंट प्रस्तुत करूंगा। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो COP। अब आपको COP का मतलब मेरे को फुल फॉर्म बताने का दरकार नहीं है। COP यूनिट्स वैल्यू, बताइए सर। यूनिट्स है वही 32,000 यूनिट्स है 32,000 यूनिट्स। वैल्यू है ये 180। COP इतना, वैल्यू टोटल ये। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कुछ है, मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक में है 1400 यूनिट, और उनका वैल्यू है 7875। उनका वैल्यू है 7875, 1400 यूनिट्स, वैल्यू है 7875। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स है 900। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स है 900। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है 900 क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग ऑल 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। चलो स्टार्ट हो जाओ। थैंक यू। हम लोग बैकग्राउंड इसीलिए चेंज करते रहते हैं। मैंने यहीं से हथियार उठाया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैंने जब पेन लिया था मैंने ऐसे ही उठाया पेन।
वेरी गुड केशव, केशव अग्रवाल बिकम चंद, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक आंसर आ भी गया, राइट की रॉन्ग पता नहीं, आ गया। अब वो चेक कर लेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी करेक्ट है कि नहीं, वो बात कर लेंगे। आंसर आ गया। क्या बच्चे इस सम्स को बनाएंगे? यस सर, हम बनाएंगे हम। ओके, मैं जान सकता हूं आप ये किस मेथड से बता रहे हैं? आप जो भी आंसर निकाल रहे हो, प्रद्युमन, आराध्या, अग्रवाल, केशव अग्रवाल, दिव्या, खुशी, ऋषि, स्नेहा, जयंती, स्नेहा, मेरे को आंसर तो बता दो किस मेथड से निकाल रहे हो, क्योंकि इतने देर में आपने सारा मेथड तो नहीं लगाया। पक्का है एक मेथड से बता रहे हो? आराध्या तुमने किया नहीं, तुम बस बोल रहे हो हाँ सर सारे मेथड से यही आएगा, तो तुम लोग को पता है मैथ्स आता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मैथ्स आता है मैथ्स। बट जिन जिनको थोड़ा सा तकलीफ होता है कि सर नहीं समझ में आती है ये सब बातें, नहीं आती हैं ये सब हमारे दिमाग में, नहीं जाती है हमारे इस दिमाग में एक बार में, तो मैं हूं, तो मैं मैथमेटिशियन नहीं, मैं मैथमेजिशियन हूं। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको ये मैजिक सॉल्व करके देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, चिंता मत करो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यही बात तो समझनी है, मतलब यही बातें तो याद आएंगी, यही बातें तो आपको याद आएंगी कि ये आदमी आपको कैसे ये बात समझाया। एक साधारण सा बात करें तो अगर मैं अभी रेट निकालूं, यहाँ रेट जो अपने करते हैं, तो अपना रेट कितना है बताओ तो, रेट कितना है बताओ तो सर? 180 डिवाइडेड बाय 32,000, 5.625। और सर इस तरफ का भी रेट क्या आया? 5.625। दोनों का रेट आ गया सर, दोनों का रेट आ गया सर। अब सर हम चारों मेथड से सम सॉल्व कर लेते हैं जैसा आपने सिखाया। बट वो करते 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 बीच बीच में आपको एक वो आया होगा, अरे एक मिनट, उससे भी सेम, उससे भी सेम, उससे भी सेम, उससे भी सेम। हाँ, क्योंकि दोनों का रेट सेम है। यदि रेट सेम है तो सिंपल लगा लो, वेटेड लगा लो, लिफो लगा लो, फीफो लगा लो, सिंपल लगा लो, वेटेड लगा लो, लिफो लगा लो, फीफो लगा दो। जबरदस्ती गाना बना रहा हूं पता नहीं क्यों। तो इसका भी रेट वो ही आएगा। तो झक मार के आप कोई भी मेथोडोलॉजी कर लीजिए, आंसर वुड बी सेम, आंसर वुड बी सेम। यानी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है वैल्यूएशन टेक्निक का, चारों वैल्यूएशन टेक्निक से सेम आंसर आएगा। आप लगा के देख लो, जिन जिनको समझ में नहीं आता ये एक बार में, जिन जिनको ऐसा लगता है नहीं भी हमको नहीं समझ में आया, तो एक काम करो ना, मान लो अलग रेट आया, या फिर आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो जैसे पिछले सम्स में किए थे, तो आपको दिख जाएगा चारों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। करेक्ट, करके देखो अच्छा लगेगा, करके देखो। और इसमें कोई हताश निराश होने वाली बात नहीं है कि भैया मुझे कैसे नहीं पता ये बात, क्योंकि आप लोग ने कभी उस चीज को समझने का कोशिश नहीं किया, या आपको किसी ने ये चीज समझाने का कोशिश नहीं किया। आपको लगता है हर चीजें बस फॉर्मूला से होती हैं, कई चीजें लॉजिक से, कई चीजें प्रैक्टिकली समझी जाती है। जैसे कि एकदम साधारण सा बात है, जब दोनों का वैल्यूएशन सेम है तो वैल्यूएशन टेक्निक से भी वैल्यू सेम ही आएगा। वैल्यूएशन टेक्निक का मकसद क्या रहता है सर? क्योंकि अगर वैल्यूएशन अलग अलग है दोनों का, तो कितना वैल्यू किसके लिए ले वो झमेला है। बट दोनों का अगर वैल्यू सेम ही है तो उसके लिए भी तो वैल्यू वही होगा जो दोनों के लिए। अगर दोनों का अलग अलग रेट आता जो मैंने पिछले सम्स में दिया था, तो जाके अपने को वैल्यूएशन टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। तो ये वाला का भी वैल्यू वैसे ही आ जाएगा इंटू 900 करके। अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट तो 5062.5, 5062.5। करेक्ट एवरीवन। अब आप चार मेथड लगा के कर लो तो भी वही आएगा। ओके सर, चारों मेथड से। ओ, तो ये बात आराध्य ने पहले बोला जो मैं पूछ रहा था कि बताओ बताओ कब वैल्यूएशन टेक्निक का पर्पस ही नहीं रहेगा, मतलब ही नहीं है वैल्यूएशन टेक्निक। नंबर 1, अगर ओपनिंग स्टॉक सम्स में है ही नहीं, अगर ओपनिंग स्टॉक सम्स में है ही नहीं, जीरो है ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सीओपी, मतलब यूनिटरी मेथड, सिंपली इतना के लिए इतना तो कितना के लिए कितना। और अगर सम्स में ओपनिंग स्टॉक है, सीओपी वाला वैल्यू और ओपनिंग स्टॉक वाला रेट, यानी दोनों का रेट अगर सेम है, तो अगेन वैल्यूएशन टेक्निक खत्म, मतलब कोई करने का दरकार नहीं। आप चाहे जो भी फॉलो कर लो, आंसर सेम आना है क्योंकि रेट दोनों का
सेम है। क्या ये दोनों बात आप अपने सेल्फ नोट के लिए लिखेंगे? सेल्फ नोट इसी सम्स के नीचे सेल्फ नोट। सर ये क्या लिखाते हैं आप सेल्फ नोट? सेल्फ नोट यानी मेरे समझने के लिए, ये मेरे लिए, ये एग्जामिनर को कहीं बताना नहीं है, या कहीं और दर्शाना नहीं है कहीं बातें, इसको इस चीजों को फ्लॉन्ट नहीं करना है, ये बस मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बातें लिख रहा हूं। क्या भैया? नंबर वन, इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, only current year production, then closing stock would be valued on COP only. मतलब नो यूज ऑफ 4 मेथड्स। मेरा कहने का मकसद है नो यूज ऑफ 4 मेथड्स। और नंबर 2, इफ देयर इज ओपनिंग स्टॉक बट रेट ऑफ COP एंड ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट is same, then also closing stock valuation is not required using 4 methods, as it would be simply rate into closing stock unit. डन एवरीवन? जैसे ही उतार लो मेरे को ना अंदेशा देते रहना, हाँ सर हो गया, थम्स अप दे के, डन बोल के, जैसे भी। सिंपल बातें, हाँ सर सिंपल बातें और सिंपल तरीके से आपने बताई, और एग्जाम्पल के रूप में करते करते क्या होता है ना, इस चीज़ें का एक रिटेंशन पावर बढ़ जाता है, एक वो हजम हो जाता है और दिल में रह जाती है बात। वरना क्या होती है, भूलने लगते हो आप, और आप भूलो नहीं इसलिए लिखवा भी दिया। सर इसमें क्या भूलेंगे एग्जैक्टली अभी ये बातें याद आ रही हैं, अभी लग रहा है कि ये थोड़ी हम गलती करेंगे, बट डाउन द लाइन 4 महीने बाद जब अचानक से कोई सम्स में यही बात आएगा ना, आप थोड़ा घबरा जाओगे, आप बोलोगे अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह ये क्या हो गया, हम ये गलती कैसे कर दिए। और उस गलतियों को ना दोहराओ या ना करो, मैंने अभी लिख दिया। वेरी गुड एवरीवन, डन सर डन, लिख लिए, सेल्फ नोट लिख लिए। ओके, तो 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन वाज वेरी सिंपल। क्या करना होता है भैया, सिंपली काउंटिंग प्रिंसिपल है इसमें, तो कोई वैसी बात नहीं है। फीफो मतलब जो पहले आया पहले चला जाएगा, यानी ओपनिंग स्टॉक का माल पहले बिकेगा, फिर जाके COP का माल बिकेगा, यानी करंट ईयर का प्रोडक्शन बिकेगा। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा है वो इस साल का प्रोडक्शन का माल पड़ा है, तो मतलब वैल्यूएशन करते वक्त मेरे को COP पे वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक को। ओके सर। लीफो में क्या होता है सर? सर लीफो में उल्टा काम होता है, पहले जो इस साल बना वो बिक रहा है, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या रह सकता है? क्लोजिंग स्टॉक में करंट ईयर प्रोडक्शन का भी माल रह सकता है और ओपनिंग का भी रहेगा ही। अगर करंट का रह रहा है तो ओपनिंग का भी रहेगा ही, तो उसका अलग अलग करना पड़ता है। यहीं कई लोगों ने गलती की थी, COP का जो यूनिट बचा वो COP के रेट से इंटू होके आ जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक का बचा वो ओपनिंग स्टॉक के साथ इंटू वैल्यू होके रेट होके आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो लीफो मेथड से वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है सर। सर सिंपल एवरेज में तो आपने कुछ नहीं किया, दोनों का जो रेट था उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 जो रेट आया इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। और सर वेटेड एवरेज में भी आपने जो रेट निकाला, अब डिवाइडेड बाई 2 की जगह आपने वेट्स ले लिया यूनिट्स को, तो रेट इनटू COP यूनिट्स, रेट इनटू ओपनिंग स्टॉक यूनिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस COP यूनिट्स करके आपने रेट निकाल दिया इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। आपने बोला ये जो ऊपर काम कर रहे हैं इसको सिंपली बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू प्लस COP का वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक का यूनिट प्लस COP का यूनिट्स। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तरीके से अपने
वैल्यूएशन टेक्निक भी सीख लिए थे, और एक एग्जाम्पल से मैंने कुछ सेल्फ नोट भी लिखा दिया। हाँ सर, ये भी क्लियर है। सर आप कुछ बोल रहे थे कि कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 के बाद आप 2 कुछ और लेते, बट आपने हमें ज़्यादा इस बार प्रेशर नहीं देना चाहते थे आप फर्स्ट क्लास में, या फिर आप शुरुआत में थोड़ा इजी चलना चाहते हैं ताकि हम लोग को हजम होते रहे बात, बट उस वजह से आपने हमें थर्ड पॉइंट को सेकंड पॉइंट बता दिया। तो सर ये सेकंड पॉइंट था क्या ऐसा? तो वो तो अपना थर्ड पॉइंट बन गया। लिखो आज का हेडिंग थर्ड पॉइंट एवरीबॉडी। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी तो है ही, इंटरेस्टिंग है। जैसे ही चीजें को इंटरेस्टिंग मानने लगोगे, जानने लगोगे, या मैं बना दूंगा तो चीजें टफ लगेंगी भी नहीं। बचपन में तो ABCD भी टफ है। आओ नंबर 3 सुनना, लिखना WIP। ये क्या है सर? WIP सर इसका कुछ फुल फॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस। सर हम जानते हैं, आप जितना भी जानते हो, बट आज जो मैं बताऊंगा आप नहीं जानते होंगे, मेरा गारंटी है, या इस तरीके से नहीं जानते होंगे, मेरा गारंटी है, गारंटी है। कोई भी पेपर में पूछ ले, लिख लो, ये बाद में मत बोल, ये कोई बोल ही नहीं सकता कि भैया ये सब बातें हमको पता थी, नहीं बोल सकता। क्या लिखे हैं भैया? WIP, या फिर बोल लो सर फुल फॉर्म क्या होता है इसका सर? वर्क इन प्रोग्रेस, या वर्क्स इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी। सर दीजिए कॉन्सेप्ट दीजिए सर, हमें मजा आ रहा है। अच्छा नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम सर, नाम कोई पकड़ रहे हैं सर, नाम को पकड़ लिए, एकदम पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा ठीक है, फैक्ट्री में चलते हैं वापस से सर। हाँ चलिए, क्योंकि काम तो वहीं हो रहा है। वर्क का नाम लेते ही आप फैक्ट्री में चले जाते हैं सर हम लोग। सर फैक्ट्री में गए, आपने हमें बताया था यहाँ कोई स्टोर बोल के चीज़ है, यहाँ पे मशीनें खड़ी हैं, मशीनों से माल निकल रही हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ से जाके आप बोले थे फिनिश गुड्स निकल जा रहा है, वेयर हाउस में बैठ जा रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल आया सर, वो फैब्रिक आया, रॉ मटेरियल मशीन में गया, लेबर लोग साथ में काम कर रहे हैं, कुछ ऊपरा ऊपरी खर्चे लग रहे हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ओवरहेड लग रहे हैं, लेबर लग रहे हैं, रॉ मटेरियल लग रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में वो जो सुपरवाइजर है वो लोग भी आ गया सर, वो जो ऑफिस का रेंट, सॉरी फैक्ट्री का रेंट है वो भी आ गया सर, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आ गया सर, मशीनों का डेप्रिसिएशन भी आ गया सर। ये सब बातें हमने बेसिक्स में कर ली थी सर, तो हमें सब मालूम है। तो ये सब खर्चे लग रहे हैं, काम हो रहे हैं, रॉ मटेरियल जा रहा है, आ रहा है। यहाँ से रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है सर? स्टोर से आ रहा है रॉ मटेरियल सर, स्टोर से। ठीक, बात करते हैं महक, बात करते हैं महक, बात करते हैं। हाँ सर बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ जब रॉ मटेरियल अंदर जाता है, इधर काम होता है, इस मशीन में काम होना स्टार्ट हुआ, लेबर इतना काम किए, फिर इस मशीन में काम किया, लेबर काम किए, फिर इस मशीन में काम किया, लेबर भी साथ साथ में काम कर रहे हैं, इस मशीन में काम किया, लेबर काम कर रहे हैं। अब कुछ लेबर और खड़े हैं, कुछ लेबर और खड़े हैं जो फिर हाथ काम जो बचा है, जिसमें मशीन का काम रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलमोस्ट रेडी है प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल पूरा यूज हो गया, बट लेबर का कुछ उसमें काम वाम बचा है, उसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग टच देना है, वो दे के लेबर इस गुड को फिनिश गुड बोल के बाहर निकाल देते हैं वेयर हाउस में। पूरे साल के दौरान, पूरे पीरियड के दौरान, पूरे साल के दौरान, पूरे पीरियड के दौरान मैंने जितना रॉ मटेरियल इनपुट किया, मैंने जितना रॉ मटेरियल इनपुट किया और जितना माल अल्टीमेटली निकला, उस बात को अगर मैं करूं तो पूरे साल भर के एंड में जाके, उस पीरियड में जब मैं एंड पहुंच रहा हूं, यानी उस पीरियड का जो मैं बना रहा हूं 1/4 सपोज 2021 से मैं ये बना रहा था 31/3/2022 तक। ठीक है, ठीक है। मैंने 31/3 को जब यहां पे माल देखा फिनिश गुड्स का, तो वेयर हाउस में कई माल पड़े थे, बट उस दौरान जब मैंने स्टडी किया, देखो दौरान स्टडी जब किया, स्टॉक तो ऑब्वियसली एज ऑन डेट होता है, कोई भी स्टॉक क्या होता है? एज ऑन डेट होता है। स्टॉक कोई पीरियड का नहीं होता, स्टॉक कब का होता है? आज का स्टॉक, मतलब एक दिन का स्टॉक, एक टाइम का स्टॉक। ठीक है, तो आज का स्टॉक मैंने देखा इतना, यानी 31/3 का स्टॉक मैंने देखा इतना है। तो मैंने एक बैक कैलकुलेशन किया, क्या कैलकुलेशन किया? अगर इतना स्टॉक घर पे पड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर इतना स्टॉक घर पे पड़ा है और मोटा मोटी मैंने एक ट्रेंड देखा है कि 1 यूनिट ऑफ
एक शर्ट का पीस बनने में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, अनलेस अदरवाइज अविनाश संचेती का भी कपड़ा बन रहा है उसमें। तो 2.5 मीटर का कपड़ा अगर लग रहा है और लेबर लोग इतना इतना काम करते हैं, तो मोटा मोटी पक्का इतना खर्चा फैक्ट्री में लगा होगा। बट जब वो फैक्ट्री का खर्चा देखा, हिसाब आया पूरे साल भर का उसके पास, वो देख रहे हैं ना खर्चा तो ज्यादा लगा है। ध्यान से सुनना ये बात, लोग को कंसेप्ट नहीं है इसके ऊपर, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। खर्चा तो ज्यादा लगा है, खर्चा ज्यादा लगा है मतलब रॉ मटेरियल तो बहुत यूज हुआ है, लेबर भी बोल रहा है ज्यादा लगा है, मेरा मेहनत ज्यादा हुआ है, और देख रहे हैं हाँ भाई लाइट पंखा भी ज्यादा चला, हिसाब से इतना बनने का तो इतना ही लगना चाहिए था, बट सब चीज ज्यादा लग रहा है हमारा। मतलब कुछ जो फैक्ट्री रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड है वो भी लग रहे हैं ज्यादा। ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैं देखा सब चीज ज्यादा ज्यादा लग गया, यानी कुछ खर्चे ज्यादा लगे, कुछ खर्चे ज्यादा लगे जो कि नहीं लगने चाहिए थे। तो यहाँ जो फैक्ट्री में घुस के जो देख रहा था, वैल्यूएशन देख रहा था, वो देखा यार स्टॉक इतना है, खर्चा इतना है, एक बार जाके अंदर बात करते हैं इन लोगों से। वो अंदर गया, वो बोला क्या हुआ, तुम लोग बोल रहा है इतना सा माल है बट खर्चा इतना दिखा रहा है, क्या हो गया। तो अंदर घुस के देखे तो कुछ माल अभी भी यहाँ पे पड़े हैं इन ट्रांजिट, कुछ माल अभी भी पड़े हैं यहाँ इन ट्रांजिट, बट उनको मैं माल वर्ड नहीं बोलना चाहता। अरे सर आप किसी चीज़ को भी माल वर्ड मत लो, अरे भाई थोड़ा धंधे का बात है, मेरे को वर्ड दिल से माल निकलता है, आपके भी मन से माल निकलता होगा, बट किसी चीज़ के लिए भी निकलता हूँ, मेरे को परवाह नहीं है, मैं गुड्स को माल बोलता हूँ, आप जिसको भी बोलो यू टेक योर कॉल, मेरे को मतलब नहीं है। बट आपको मैं बता दूं धंधे में अपने लोग गुड्स को माल बोलते हैं। तो ये जो फिनिश गुड्स निकल रहा है, शर्ट्स निकल रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो मैं देख रहा हूँ कुछ इन ट्रांजिट चीजें भी पड़ी हैं। हो सकता है कुछ इस मशीन में पड़ा हो सकता है कुछ इस मशीन में पड़ा हो सकता है कुछ इस मशीन में अटक के रह गया हो आज के दिन, मतलब यहाँ घुसा, यहाँ तक का काम हुआ, अब बस ईयर एंड आ गया, स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें इससे रिलेटेड सारे खर्चे हो गए होंगे, इससे रिलेटेड सारे खर्चे हो गए होंगे, मानते हो? हाँ सर। अगर कुछ इसमें पड़ा है तो इससे रिलेटेड, इसमें पड़ा है तो इससे रिलेटेड, इसमें पड़ा है तो इससे रिलेटेड, और यहां तक नहीं पहुंचा तो यहां तक का, करेक्ट? मैं बोल रहा हूं उसके सारे काम हो गए, उसके सारे काम हो गए, तो बताओ वो जो इन ट्रांजिट गुड है वो कंप्लीट हो गया, यानी वही तो क्या है, फिनिश गुड्स। वही क्या है, फिनिश गुड्स। इन ट्रांजिट चीजें हैं, यानी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। बट मैं तो एक तारीख का बात कर रहा हूं स्टॉक का, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं ये जो वर्क इन प्रोग्रेस में 31 तारीख को जो फिनिश गुड्स मेरे को दिख रहे हैं, जितने भी फिनिश गुड्स मेरे को दिख रहे हैं, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, इसमें रॉ मटेरियल, इसमें डायरेक्ट लेबर, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड के कितने % खर्चे हो चुके हैं। एज इफ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस फिनिश गुड्स में, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, अभी तक कहां नहीं पहुंचा, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मेरा बात बड़ा गौर से सुनना, मेरा बात बड़ा गौर से सुनना। वर्क इन प्रोग्रेस जब मैं बात करना चाह रहा हूं, या मैं अभी जो स्टोरी सुना रहा हूं उसमें मैंने फैक्ट्री ओवरहेड तक जाके रुक गया, क्योंकि अभी तो ऑफिस वाले लोग इस पे काम करना स्टार्ट नहीं किए, ठीक। तो मेरे को एक बात बताओ, इन चारों से रिलेटेड खर्चा फिनिश गुड्स का कितना इनकर हो चुका है। मैं परसेंटेज वाइज पूछना चाह रहा हूं, वैल्यू वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपसे बात करूं कि फिनिश गुड्स से रिलेटेड, क्योंकि वो माल पूरा बन गया अब, तो उसका कितना % काम हो चुका है, मतलब इस पूरे प्रोसेस से वो गुजर गया, यानी उस पे सारी काम हो गई, तो सारे काम होने को हम क्या % देते हैं, बताओ। अनेबल टू सी दी चैट्स, क्या कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लास्ट महक का चैट है, रॉ मटेरियल जो अभी फिनिश गुड नहीं बना, बस उसके बाद कोई का चैट नहीं आया मेरे पास। बताइए, आना स्टार्ट। महक, आराध्या, अमृता, ईशा, शिवम, तुषार, अमन, दिव्या, सौम्यता, ऐशानी, मृदुल। ओके ओके ओके, मैं समझ रहा हूं, आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, वेरी गुड सर। पक्का इसमें रॉ मटेरियल का भी पूरा काम हो गया, डायरेक्ट लेबर का भी पूरा काम हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस का भी पूरा काम हो गया, और फैक्ट्री ओवरहेड के भी सारे खर्चे लग गए। यानी एक शब्द में बोलूं तो 100% इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट में इसका 100% काम हो गया।
और दिस ऑल रिप्रेजेंट अल्टीमेटली दीज 4 एक्सपेंसेस। भैया एक्सपेंस क्यों वर्ड बोल रहे हैं? अच्छा चलो कॉस्ट, चलो ठीक है। 100% इन ऑल रेस्पेक्ट, और इस ऑल से मेरा कहने का मकसद रहा ये 4 टाइप के कॉस्ट। करेक्ट? क्या ये सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है कि कैसे भैया? ऑब्वियसली वो गुड पूरा बन के अगर फेयर हाउस में पड़ा है, मतलब ये 4 रिलेटेड सारे खर्चे उस पर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो फैक्ट्री से बाहर जा चुका है। बोलो डन है? बोलो डन है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बोलता हूं ये फिनिश गुड्स थे कुछ 32,000 यूनिट्स, और एक रफ टेंटेटिव आइडिया लगा के लोग बोले कि ये जो खर्चा ऊपर दिखाया गया था कॉस्ट शीट में यहां तक का, तो देखा गया नहीं खर्चे तो ज्यादा लग रहे हैं, हिसाब से इतना नहीं लगना चाहिए था। तो जो बोले हिसाब से इतना नहीं लगना चाहिए था, वो अंदर मुआवजा करने जब गए तो उनको दिखा कई कई माल अटक गए हैं कई कई जगह, यानी अभी तक पूरे काम नहीं हुए, क्योंकि वो तो मैं एक दिन पे देख रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। कई कई जगह कोई ना कोई माल अटके हुए हैं जहां पे कुछ अधूरे काम किसी चीज के हुए हैं। अगर मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूं तो हर एक का अलग अलग जैसे मैंने दिखाया, हर एक जो यूनिट्स बचे हैं बनना, वो अलग अलग स्टेज पे हो सकते हैं। मैंने एक वर्ड बोला, क्या? स्टेज पे हो सकते हैं। क्या बोला? स्टेज पे हो सकते हैं। करेक्ट? बट फॉर एग्जाम पर्पस, फॉर सम्स पर्पस, ऑब्वियसली सम्स आपको इजी करके देगा, यानी आपको ओवरऑल एक एवरेज स्टेज दे देगा कि मोटा मोटी इतना काम हुआ हुआ है, मोटा मोटी इतना काम हुआ हुआ है। करेक्ट? मेरा आपसे सवाल, बस मेरा आपसे सवाल, अगर मैं आपको बोलता हूं ये जो माल अधूरे हैं, ये जो मैंने देखा कि कितना माल अधूरा है, इसका मैंने एक टेंटेटिव अंदाज लगाया कि भाई इतना घुसा है तो पक्का इतना बन के निकल रहा था। तो मैंने देखा कुछ 400 या 1400 माल, 1400 नहीं, मैंने पिछले एग्जांपल में 1400 ले लिया, 800 माल, 800 यूनिट्स अभी भी अधूरे काम हुए में, अधूरी अधूरी अधूरी। मतलब शर्ट्स में बटन लगने बचे होंगे तो कुछ मटेरियल का काम बचा है, बटन लगाने वाला आदमी का काम बचा है, और हेंस कुछ ओवरहेड्स भी जो इनकर होंगे, जब ये लगाया जाएगा तब कुछ ओवरहेड भी तो इनकर होंगे। हाँ, तो ये जो 800 यूनिट का अधूरा काम बचा है, और से फॉर एग्जांपल रॉयल्टी भी देना है तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी बचा हुआ होगा, बट जैसा मैंने आपको बोला सब में डायरेक्ट एक्सपेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये जो 800 यूनिट जिसका अधूरा काम हुआ है, इसको एक नाम देना चाहता हूं। जैसे इसको फिनिश गुड नाम दिया, इसको मैं क्या नाम दूं सर? WIP गुड्स या WIP यूनिट्स। जैसे इसको मैंने नाम दिया फिनिश गुड्स यूनिट्स, इनको मैंने नाम दिया WIP यूनिट्स, कि ये माल अभी भी इस साल कुछ अधूरे पड़े हैं। ठीक है, मेरा आपसे सवाल, इनमें जो खर्चा लगा होगा, यानी कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, क्या वो सब 100 होंगे? सब 100 होंगे, या कोई ना कोई तो 100 से कम होगा, या ऑलमोस्ट सभी कुछ 100 से कम होंगे, यानी सर्टेन परसेंटेज होंगे, नॉट ऑल विल बी 100। बोलो क्या होंगे? क्या ये सब 100 होंगे? अगर ये सब 100 ही हो जाएंगे तो सर ये तो फिनिश गुड्स हो गए, यानी पक्का है इनका जो स्टेज पे ये खड़े हैं उस हिसाब से इनका कुछ परसेंटेज होगा जितना इनका काम हुआ। सर उस परसेंटेज को क्या बुलाते हैं सर उस परसेंटेज को क्या बुलाते हैं सर? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री क्यों? मैं परसेंटेज में बोल रहा हूं। कंप्लीशन जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, कितना परसेंट काम हुआ है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब कितना परसेंट काम हुआ है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन अगेन, ये जो फिनिश गुड्स है इसका मैं पूछ रहा हूं डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताओ इन ऑल रिस्पेक्ट। फिनिश गुड्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताओ, फिनिश गुड्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताओ इन ऑल रिस्पेक्ट। वेरी गुड सर, पक्का बात है फिनिश गुड्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन ऑल रिस्पेक्ट वुड बी 100%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इनका कम है, उनका पूरा 100% इन ऑल रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं इनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सर वो तो कुछ भी हो सकता है शर्ट में बटन लगना बचा हो, कोई शर्ट में कॉलर लगना बचा हो, कोई शर्ट की मतलब वो कलरिंग बची हो, यानी उसमें कोई कलर अलग से करना हो, कुछ टैग लगाना हो, लोगो लगाना हो, कुछ भी बच सकता है। बिल्कुल
यानी हर एक का अलग अलग हो सकता है, बट सम्स पर्पज से अपने मानते हैं मोटा मोटी सबका एक परसेंटेज दे देगा। तो सर ऐसा हो सकता था कि सारा माल रेडी है, एक और बोल रहा हूं, पूरा मटेरियल का काम हो गया, बट शर्ट में अभी लेबर के काम बचे हैं सिर्फ, ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब रॉ मटेरियल रिलेटेड सारे खर्चे लग गए, रॉ मटेरियल रिलेटेड सारे खर्चे लग गए। और सर वो तो जनरली है ही, क्योंकि सोच के देखो, रॉ मटेरियल तो फर्स्ट मशीन में ही घुस गया, तो रॉ मटेरियल फर्स्ट मशीन में घुस रहा है, तभी तो वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। प्लीज मेरी बात बड़े गौर से सुनना, रॉ मटेरियल तो फर्स्ट मशीन में घुस गया, तभी तो काम स्टार्ट हुआ, करेक्ट, तभी तो वो कुछ यूनिट बन रहा है। तो मतलब जनरली अगर मैं कुछ बात करूं, जनरली तो डीओसी डब्ल्यूआईपी का आपको कुछ भी दे सकता है सम्स में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो हो सकता है रॉ मटेरियल का 80% काम हुआ, लेबर एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड का 60% काम हुआ, मैंने दे दिया। सर सबका अलग भी तो हो सकता है, अलग हो सकता है, मैंने ऐसे ही एक दे दिया, तो चलो इसका 40 हुआ, इसका इतना हुआ, ऐसे मान लेते हैं। बट जनरली एक जो आपके मन में आ रहा है वो बात बताओ क्या होता होगा। सर रॉ मटेरियल तो सर पूरा ही शुरुआत में लग जाता होगा, तो मतलब रॉ मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 होगा। अब आप सुनना, रॉ मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 देख के ये मत बोल देना कि ये फिनिश गुड्स है, क्योंकि 100% इन ऑल रिस्पेक्ट होगा तो ही वो फिनिश गुड्स है। ठीक है सर, यानी रॉ मटेरियल का 100 है, बाकी सबका सपोज आधा काम हुआ है, सपोज आधा काम हुआ है, बाकी सबका सपोज अभी आधा काम हुआ है, पूरा काम होना बचा है। क्या नहीं लगता ये एक प्रूडेंट अजम्पशन है अगर सम्स में कुछ नहीं बोलता? प्रूडेंट अजम्पशन है अगर सम्स में कुछ नहीं बोलता, और लोग इस बात को रटते हैं कि ये अजम्पशन है। अरे ये एक प्रूडेंट अजम्पशन है, ये होना ही चाहिए ये अजम्पशन, क्योंकि क्या मान रहे हैं कि माल तो शुरुआत में यूज हो गया ही होगा, रॉ मटेरियल तो फर्स्ट मशीन में ही लग गया। वो बात अलग है अगर कोई आगे जाके और कोई मशीन में वापस रॉ मटेरियल लगता होगा, तो वो 80% वाली एग्जाम्पल हो गई। बट एक जेनरिक अजम्पशन अगर बोले, एक जेनरिक प्रूडेंसी अगर बोले, तो क्या नहीं लगता ये एक जेनरिक है? जो लोग बीकॉम में ऑलरेडी ये बात पढ़ रहे हैं, या जो लोग ऑलरेडी ये बात कहीं सुने हैं बचपन में या कभी भी, वो ये चीज याद करते हैं कि अगर कुछ नहीं बोलता है तो इतना लेना है। अरे भाई वो भी कारण है क्यों लेना है, जो मैंने अभी आपको दिया, कि मान लेंगे रॉ मटेरियल का सारा खर्चा लग गया, लेबर एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर कौन सा लेबर? डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड। इनका आधा काम हुआ है यानी 50% हुआ, यानी सम जो देगा वो तो ठीक, उसका बाद सराखों पे, बट सम्स अगर ना दे तो हम ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन मानेंगे, हम ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन मानेंगे, हम ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन मानेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है सर। सर ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपके काम का क्या है? मैं बता रहा हूं सब बात, बट पहले एक वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए आप सबको। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है सर जो माल अभी पूरे कंप्लीट होके फिनिश गुड्स नहीं बने, इन ट्रांजिट है फैक्ट्री में, यानी अभी तक उन पे सारे खर्चे नहीं लगे हैं फैक्ट्री वाले, एक साधारण भाषा में बात बोलूं तो, यानी दे आर नॉट कंप्लीट 100% इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर उनका परसेंटेज क्या बुलाते हैं? वो जो कंप्लीशन का स्टेज होता है उसको बुलाते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन सम्स जो देगा वो, नहीं दिया तो हमारा प्रूडेंट अजम्पशन रहेगा मटेरियल के लिए 100% और बाकी जो खर्चे बचे उनके लिए 50%। बाकी जो क्या खर्चे बच रहे हैं बाय द वे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। सर बाकी नीचे का आप बात नहीं किए, वो तो लग ही नहीं रहा अभी तक, वो कहाँ बात हो गया? फैक्ट्री में जा रहे हैं तो यही सारे खर्चे गिनने होंगे। ओके ओके, ठीक है, ठीक। इतना बात जितना समझ में आया अभी तक नोट करते हैं पहले, फिर इसके वैल्यूएशन पे जाएंगे। पहले नोट करते हैं। ओके सर, पहले नोट करते हैं। नोटिंग करना स्टार्ट कीजिए, नोटिंग करना स्टार्ट कीजिए। क्या भैया बताओ WIP क्या हुआ सर? सर WIP का फुल फॉर्म यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ वो लिखवा दीजिए। लिखिए, लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स द वर्क which is not completed 100%,
एक सिंपल भाषा में बोले, द वर्क विच इज नॉट कंप्लीटेड इन 100%, या द वर्क विच इज नॉट कंप्लीटेड 100%, बस। ठीक है, ठीक है। हेयर वर्क इन प्रोग्रेस रिलेट्स टू, हेयर वर्क इन प्रोग्रेस, लोकेश इट्स अ जनरल अजम्पशन कि मोटा मोटी, अब तुम बात करोगे सर वाई नॉट 60, वाई नॉट 70, मैंने अभी क्या बोला, मान लेते हैं 50। कोई भी चीज को तुम करते हो एवरेज लेते हो तो आधा करते हो ना, आधा। मतलब तुम बोलोगे अगर सम्स कुछ नहीं बताएगा या मेरे ऊपर अगर कोई बात है तो मैं आधा मानूंगा। रियल लाइफ में ये आधा फाधा कुछ नहीं होता, ये तो सम्स के अजम्पशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। रियल लाइफ में तो तुमको दिख रहा है भाई इतना काम हुआ है, इस हिसाब से वैल्यूएशन करना है। वो तो सम्स का दायरा तो एक लिमिटेड होता है ना, कागज में लिखा हुआ होता है, वो तुमको फैक्ट्री तक लेके थोड़ी जाता है। और या तो लेके जाता है तो तुमको बता रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 60-70 क्यों, रियल लाइफ में तो हर एक यूनिट का अलग अलग हो सकता है। 800 का मैं जनरली 60 क्यों पकड़ू, 800 में हो सकता है 10 यूनिट का काम 40% हुआ है, 50 यूनिट का काम 80% हुआ है। तो वो बात मत करो लोकेश, वो तो रियल लाइफ की बात हो गई। वो तो मैं आपको पहले बता ही रहा हूं कि रियल लाइफ में ऐसे होता है। बट अब वापस दायरा आता है सम्स का, दायरा आता है एग्जाम का, दायरा आता है अपने को अभी समझने के लिए, तो वो सब भी बताना होगा ना। ओके, बैक टू माय टॉपिक। मैं क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था इन दिस चैप्टर, या जो भी मैंने बोला इन दिस कंटेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस रिलेट्स टू दोज यूनिट्स, या बोल लो दोज आउटपुट यूनिट्स which is not yet a finished goods, which is not yet a finished goods, full stop, which is not yet a finished good. In case of finished goods units, in case of finished goods units, all cost of factory related is 100% over. Therefore, degree of completion, ब्रैकेट में क्या बुलाते हैं इसको, DOC, is 100% in all respect for finished good. ये ऑल रेस्पेक्ट मतलब क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। उसके आगे का नहीं, क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड बातें कर रहे हैं। करेक्ट। बट फॉर WIP units which are not yet completed 100% would have different DOC for different elements of cost, would have different DOC for different elements of cost. Correct? Correct? Correct, sir, correct. We would get the
DOC in percentage for this WIP units in question. If not, we would assume the following. We would assume the following. क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी मैं अभी समझा रहा हूँ तो सब बातें लिख रहा हूँ। बताओ क्या अजम्पशन लेंगे? जल्दी लिख दो यहाँ DOC, जल्दी लिख दो यहाँ DOC। जल्दी बता दो यहाँ DOC। वेरी गुड। 100%, 50%, 50%, 50। इतना बात अगर समझ गए, मेरा बात ध्यान से सुनना। मेरा बात एक टर्म बीच में अब सिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं। इस दौरान एक टर्म सिखा देता हूँ, सिखा दो, क्योंकि इतनी बात हुई थी, तो इसके बाद एक टर्म भी सिखा देता हूँ। क्या सिखा दो सर? सिखा दो सर, सिखा दो सर। बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जो प्रोसेस में स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली जाके जब फिनिश गुड्स बनता है, या अधूरे गुड्स भी बनते हैं। मेरे कहने का मतलब जो भी माल अंदर गया, उसके बाद जब माल निकला या अधूरे भी हैं, उन सब के दौरान जो खर्चे लगते हैं, उनको कन्वर्जन कॉस्ट बुलाते हैं। क्या बोले सर? उनको कन्वर्जन कॉस्ट बुलाते हैं। एक मिनट, वापस से। कन्वर्जन किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बताओ तो, व्हाट आर वी डूइंग? मैं एक एक कॉस्ट का नाम आपको नाम से ही समझा दूंगा, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना। बस बताओ कन्वर्जन का आप क्या तात्पर्य समझे? कन्वर्ट, किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सोच के बताओ तो, किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये लो फैक्ट्री देखो और बताओ किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाम आया कन्वर्जन कॉस्ट। एक मिनट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक मिनट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी फिनिश गुड का खर्चा छोड़ के, उसके बाद का खर्चा छोड़ के, फिनिश गुड्स बनने के बाद का खर्चा छोड़ के, और रॉ मटेरियल का खर्चा छोड़ के, ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल का खर्चा छोड़ के और फिनिश गुड्स के बाद का खर्चा छोड़ के, बीच में जितने खर्चे लगे, चाहे वो अधूरे गुड्स के लिए हो चाहे वो पूरे गुड्स के लिए हो, वो बीच में जितने खर्चे लग रहे हैं उनको क्या नाम दिया गया? कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये डीओसी की बात हटाओ, एक बार डीओसी की बात हटाओ। मैं अगर आपको पूछता हूँ, ऊपर वापस स्टेटमेंट में आता हूँ, कॉस्ट शीट के स्टेटमेंट में आता हूँ, जो कि मैं उस दिन नहीं बताया, कॉम्प्लिकेशन होता है एक दिन में सब बात समझ के। हाँ सर, आपकी बातें समझ पा रहे हैं। कॉस्ट शीट के स्टेटमेंट में अगर आऊँ, मैं कुछ ये इतना पार्ट दिखाऊँ, मैं इधर से जानना चाहता हूँ, ये जो कॉस्ट शीट में अपने जो टोटल कॉस्ट बैठाएंगे, उनमें से यहाँ मैं कुछ तीन नाम को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट बोलना चाहता हूँ। तीन नाम को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट बोलना चाहता हूँ। आप बताओ कौन सा तीन? कन्वर्जन नाम से तो समझ में आ गया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में, यानी रॉ मटेरियल का खर्चा छोड़ो और फिनिश गुड्स के बाद का खर्चा छोड़ो, यानी फैक्ट्री से जब निकल गया उसके बाद का खर्चा छोड़ो और फैक्ट्री में जब घुस रहा उससे पहले का खर्चा छोड़ो। ये जो प्रोसेस के दौरान खर्चा लग रहा है, वो तीन नाम क्या है? मैं पूछ लेता हूं एक बार, दौरान लिखवा दूंगा, बट एक बार पूछ रहा हूं। अचानक से ये बात इतना जब समझे ही,
तो मैं एक समय ढूंढ रहा था जब आप ये बात समझ पाओ, और वो समय आ गया। जब बोलते हैं ना, हनुमान जी को भी उसका जब उनका जब वो शक्ति का एहसास दिलाना का भी एक वो था, नहीं तो वो पागल हो सकते थे। तो यही राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मेरे प्यारे बच्चे, नहीं आराध्य यू आर रॉन्ग, आराध्य यू आर रॉन्ग, आराध्य यू आर रॉन्ग। ठीक है, हाँ आराध्य, अब यू आर राइट। वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड एवरीबॉडी। इनको बुलाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, सिंस ये बात उठाई, जैसा मैंने आपको बोला, मैं एक बात पूछ लेता हूँ, ये चार्ट बॉक्स मेरे लिए कंप्लीट करके दो। तो सर हम इसको उतारेंगे? अभी नहीं, मैं राइट टाइम पे उतरवा दूंगा। अभी ये बात आया तो मैं कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं एक नोट लिखा दूंगा, चिंता मत करो। ओके सर, ओके सर, आपकी बातें तो एकदम बैठ रही हैं, आपको कैसे ना कर दे। हाँ, तो ना करना भी मत। मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर्स, और मैं लिख रहा हूँ DM, DL, DE, फैक्ट्री ओवरहेड। और मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि आप इस टेबल में इन तीनों कॉस्ट से रिलेटेड कहाँ कहाँ टिक मारूं, वो आप मेरे को बताएंगे। सर हम एक काम करते हैं, हम भी पहले ये काम कर लेते हैं। हाँ, तो रफ में कर लो, कहीं कहीं रफ में कर लो, कॉपी में एक बार लाइन में। अपने अभी WIP पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता उसका नोट डिस्टर्ब हो, मैं उसके बाद ये नोट लिखवा दूंगा। बट एक बार ये चार्ट आप अपने कोई कॉपी के लास्ट पन्ना में या कहीं रफ में बना के टिक कर लो कि भैया इसमें ये आएगा। जैसे मैं अगर पहला मदद आपको डालूं, पहला मदद अगर आपको डालूं, सर प्राइम कॉस्ट में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, अब आप बाकी दोनों टेबल भर लो, तब बाकी दोनों टेबल भर लो, तब देखते हैं कौन कौन राइट रहता है। रेडी? कर लिए हो तो बताना, कर लिए हो तो बताना। मतलब ये सब चीजें याद नहीं करनी है यार, अब समझ लिए इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना रटना है तो रट लो। प्राइम कॉस्ट क्यों नाम पड़ा था वो बताया, कन्वर्जन कॉस्ट क्यों नाम पड़ा वो बताया, फैक्ट्री कॉस्ट क्यों नाम पड़ा वो बताया। अब बस पूछ रहा हूं क्योंकि जनरली सम्स में करते करते आप कंफ्यूज हो जाते हो अचानक से, अरे इसमें क्या ले, इसका क्या मतलब था, वगैरह वगैरह। जल्दी बताओ, कर लिया? कर लिए होंगे। सर कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा नहीं लेते, बाकी 3 आता है। और फैक्ट्री कॉस्ट में तो सर ये चारों आते हैं, यही तो फैक्ट्री कॉस्ट था सर, इसको फैक्ट्री कॉस्ट बुलाते। वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, क्या यही किए हैं? गलत स्वराज, गलत स्वराज, स्वराज यू आर रॉन्ग। गलती क्यों की है स्वराज, समझ में आया ना? लोकेश राइट, आराध्य राइट, अमर्त्य राइट, वेरी गुड। ईशा राइट, वेरी वेरी गुड अदर्स। सर हमें अब ये सब चीज आपको बतानी नहीं है, हमें पता है। वेरी गुड। तो ये चार्ट में एक टाइम आएगा जब कॉपी में लिखवा भी दूंगा, बट सिंस अभी इसके बारे में बात उठा, वर्क इन प्रोग्रेस समझ रहे थे, तो मैं बोला क्योंकि ना मौका पे चौका मार दूं, आप लोग को ये एक और वर्ड समझा दूं जो आपको बड़ा आसान तरीके से समझ में आ गया। इसमें कोई टेंशन नहीं हुआ और ना कोई चाप लिए कि नहीं यार बहुत डिफिकल्ट हो गया ये तो। वेरी गुड स्वराज, हाँ स्वराज अब ठीक है, कोई बात नहीं स्वराज, गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। हाँ। पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। आओ आओ, कोई बात नहीं, मैं तो बस मौका पे चौका मार रहा था, मैंने मार दिया, अब आप उसको छक्का की तरह याद रखिएगा। चलो, तो भैया ये आपने DOC भी बता दिया, तो मैं एक काम कर सकता हूं, अल्टीमेटली आप ये बोलना चाहते हैं, अगर मैं जिस्ट में लिखूं तो मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं, वी हैव अज्यूम्ड
DOC as 100% for direct material and 50% फॉर, एक वर्ड में बोलना चाहता हूं, एक वर्ड में, जो बाकी 3 के लिए 50 लिया उनको एक वर्ड में बोलना चाहता हूं कि मैंने एक वर्ड में क्या बोलूं उनको, कि डीओसी मैंने जो अज्यूम किया दैट इज 100% फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड 50% फॉर, एक वर्ड में कुछ बोलूं, इन तीनों को एक वर्ड में कुछ बोलूं तो भैया वो क्या हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट, जो अब हम जानते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। सर अभी तक नोट्स में कहीं ये बात नहीं आई कन्वर्जन कॉस्ट कहाँ है, वो मैं नीचे लिखवा दूंगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो सर अब जाके हमारा एक काम कंप्लीट हुआ, WIP समझना। अभी इसका वैल्यूएशन नहीं हुआ, अभी समझना कंप्लीट हुआ है। WIP होता क्या है, जिस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लोग, बट ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करके चीजें समझ लिए। अब जाके इनकी वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। ओके चलो, अब मैं आपको नया हेडिंग लिखा रहा हूं, हेडिंग नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 नहीं, हेडिंग नंबर 3। हेडिंग नंबर 3 कैसे सर, हेडिंग नंबर 3 कैसे सर, एक मिनट। हेडिंग नंबर 3 इसलिए, हेडिंग नंबर 2 था सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, अब मैं हेडिंग नंबर 3 दिखा रहा हूं, डिटेल्ड ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, डिटेल्ड ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सर ये ओल्ड मतलब, अरे क्या ये कॉस्ट शीट आज उत्पन्न हुआ है कि बरसों से है, बरसों से है सर, बरसों से, और बरस से चीजें चेंज होती हैं। ये जो कॉस्ट शीट है ये एक ट्रेडिशनल वे है, एक ओल्ड फॉर्मेट है जो बनाए जाते थे और आज तक कई कंपनियां बनाते हैं अपने इंटरनल पर्पस के लिए, बट अब एक न्यू फॉर्मेट भी आ गया है, क्योंकि आजकल और कुछ खर्चे भी लगने लगे हैं जो ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में कहां कंसीडर होने चाहिए नहीं बताए गए थे। तो उन सब ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए एक न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट भी आया। जैसे अभी आप वो शार्क टैंक में देख रहे होंगे ना, तो ये सब जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे नए नए खर्चे पता चले जो आज तक पहले पता नहीं थे, लगते भी हैं, होते भी होंगे, करना भी पड़ता था, बट आजकल करना पड़ता है। और वो कुछ नए नए खर्चे और वो नया फॉर्मेट भी अपने करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में दोनों हैं, सीए इंटर के कॉस्ट के सिलेबस में दोनों फॉर्मेट है। एग्जाम में कोई भी फॉर्मेट पूछ सकता है, सर क्या सम्स बताएगा कौन सा फॉर्मेट, क्या सम्स नहीं बोले तो हम क्या करेंगे। अगेन टेंशन लेना नहीं है, पहले ओल्ड तो समझो, तब तो नया समझ पाओगे कि ऐसा क्या चेंज हुआ कि उसमें ये सब एलिमेंट्स डाल के उसको न्यू कॉस्ट शीट बोला गया। तो पहले ओल्ड कॉस्ट शीट समझेंगे, फिर न्यू कॉस्ट शीट समझेंगे। दोनों ही हमारे सिलेबस में, दोनों ही के सम्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो पहले हम ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट करेंगे आज, ठीक है सर। तो डिटेल्ड में चले गए आप, यानी आप वो जो सिंपल वाली बात है उसको आप अब थोड़ा डिटेल्ड में बताएंगे। हाँ तो सर काफी पन्ना लग सकता है, 2 पेज तक जा सकता है, तो एक नए पेज से इस पॉइंट को शुरुआत करना। ठीक है सर, आओ आओ, रटना नहीं है, डरना नहीं है। बताओ सबसे पहले क्या लिखते थे, बताओ सबसे पहले क्या लिखते थे। एक कंपनी का नाम अगर होता है तो वो, बट मैंने बोला उस पर ज्यादा जोर नहीं देना। कहां से जोड़ देना सर, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड डॉट डॉट डॉट, जो भी पीरियड का होगा, ऑफ डॉट 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 प्रोडक्ट, करेक्ट, या प्रोडक्ट, जो भी सम्स में, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, जो भी सम्स में प्रोडक्ट्स होगा तो 2 कॉलम। अब मैं यहां पे ना थोड़ा पर यूनिट वाला कॉलम हटा दूं, जगह नहीं खाए इसलिए, बट सर पर यूनिट वाला कॉलम भी तो बनाना पड़ेगा ना, सम जब बोलेगा तब। तो मैं एक बार सिंप्लिसिटी के लिए पर यूनिट वाली कॉलम हटा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा इजीली बात समझ में आए। ठीक है सर, और वर्किंग वाला भी, मतलब अगर सम्स बोलेगा तो अपने को दिखाना भी है, नहीं बोलेगा तो दिखाने का दरकार नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्या सर हम आपके साथ साथ बना रहे होंगे। हाँ
सबसे पहले क्या आता है सर? रॉ मटेरियल। बट उससे रिलेटेड आपने कुछ बात बताया था, क्या बताओ तो? आपने बोला था पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, उसको कहीं वर्किंग में आप दिखा रहे होंगे, प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट, प्लस कॉस्ट रिलेटेड टू इट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। ये वैल्यू को मैं बाहर लिख रहा हूँ, जिसको अपने बुलाते हैं आर एम कंज्यूम्ड। तो ये तो सेम बात हुआ। मेरा आपसे मतलब यहाँ का ये था, ये इंटरनल मैटर के लिए अगेन बताओ, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये किस किस यूनिट का है? मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट्स जो अभी तक समझ में आया। पहला, जो पूरे बन गए 100% इन ऑल रिस्पेक्ट, और जो अधूरे बने हैं। तो इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में जो साल भर का पीरियड का जो खर्चा लग रहा है, क्या उसमें वो अधूरे गुड्स के खर्चे भी लगे और वो पूरे भी लगे? हाँ। तो यहां पे क्या आना चाहिए? जो इस साल पूरा बन के रेडी हुआ वो भी हो गया, और जो पुराना लगा वो भी आ गया। किधर? जगह का नाम क्यों आए हैं? क्या चीज का? टीवी का? एक सेकेंड, मैं बुला ले रहा हूं, एक सेकेंड होल्ड में रहना सबको यहाँ। हाँ, नहीं हमारा नहीं है, आओ। अभी क्या है, सेंटर में हम अकेले रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, क्वेरी करते रहते हैं। अब जैसे एक जन आए, बोले टीवी है डिलीवरी, हम बोले यार टीवी तो मंगाए नहीं है, पड़ा है, फिर भी पूछ लेते हैं, क्या मालूम अविनाश सर ने सौखिया मंगा लिया हो। ठीक, वेरी गुड, आपने बोला बोथ, वेरी गुड। तो मैं कुछ बात बोलता हूं, यानी दिस इज फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स एंड मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP वर्ड लिखा, क्लोजिंग WIP। आप ये वर्ड से समझ पा रहे हो, क्योंकि वो एज ऑन डेट है। क्लोजिंग आज दिन का WIP देखे, साल भर का WIP में जो खर्चा लगा उस दिन जो स्टॉक बचा, विच इज सपोज 800 यूनिट्स, तो उनका जितना खर्चा लगा वो भी इसमें है, रॉ मटेरियल रिलेटेड, जिनको मैं क्लोजिंग WIP बोल रहा हूं, जिसके लिए आपको वो इतना चाप नहीं लेना है। ठीक, मैं एक बार इसका कैलकुलेशन भी पूछूं, एकदम सिंपल भाषा में इसका कैलकुलेशन भी पूछूं, प्लीज इससे हताश निराश मत होना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो मुझे रोक देना, मुझे बोल देना सर दोबारा। ठीक, अभी मैं एक बात पूछूं, तो मैं अगर बोलता हूं इस कंप्लीटेड यूनिट्स और इस WIP यूनिट्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, विच वॉज 32,000 यूनिट, लिखना नहीं है ये बात, ये यहां तक लिखना आपको, ये मैं अलग से न्यूमेरिक्स दिखा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बात रह जाए। 32,000 यूनिट्स में अगर मैं बोलता हूँ अल्टीमेटली सबका 100% काम हुआ है, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं नीचे लिखवाऊंगा एक एक बात, अभी समझ रहे हैं, फिर नीचे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, वरना फॉर्मेट में समझ में नहीं आएगा क्यों हुआ ये चीज। ठीक है सर, बताओ। मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल का खर्चा था पर यूनिट 100 रुपया करके, और कन्वर्जन कॉस्ट मैं सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट यानी CC। अच्छा, CC में क्या क्या आ गया? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने पर यूनिट निकाल के छोड़ दिया, वो था 80 रुपीज़ मान लेते हैं, तो ये टोटल हो गया 180, जिसको अपने फैक्ट्री कॉस्ट बुलाते हैं। रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड मिला के फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ठीक है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं ये 32,000 पे 180 का खर्चा लगा? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं इस 32,000 में 180 का खर्चा लगा, क्योंकि ये इस साल बने हैं? हाँ या ना? एकदम साधारण बात करो, एक बार साधारण बात करो। हाँ सर, साधारण भाषा ही हमें समझ में आती है और आप बड़ा साधारण वे में बता रहे हैं। बताओ, मैंने बोला रॉ मटेरियल 100, कन्वर्जन कॉस्ट, यानी सब तीनों मिला के मैंने 80 सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए दे दिया।
और उसका मतलब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, यानी रॉ मटेरियल के लिए ये हुआ क्या? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। कोई नहीं बोल रहा है हाँ या ना। मैंने गलती किया है तो गलत किया तो बताओ तो ना, मैंने जानबूझ के गलती किया है। क्या मैं यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट ले लूँ पूरा? सब हाँ बोल रहे हैं। अरे अमर्त्य हाँ क्यों बोल रहे हो? मैंने गलती कर दिया। मैंने क्या गलती किया मुझे बताओ। नहीं नहीं अभी तक नहीं समझे हो, तब यही मैं जानबूझ के गलती किया। मुझे मालूम था आप लोग बोलोगे मेरे साथ साथ, मैं जो बोलता हूँ आपको हाँ लगता है ना। गलत किया है मैंने, मैंने कुछ गलती किया इधर। नहीं है ये सही। क्या गलती किया बताओ? नहीं है ये सही। आप यस बोल रहे हो, आप गलत हो। आप सब रॉन्ग हो। मैं भी रॉन्ग हूँ, आप सब रॉन्ग हो। मैं जानबूझ के गलती किया, वरना समझ में नहीं आता बाद में। एलिमेंट पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल। और मैंने ले लिया यहाँ 180। मुझे 180 नहीं लेना था, क्या लेना था बताओ? मुझे 180 नहीं लेना था, क्या लेना था बताओ? मुझे 180 नहीं लेना था, क्या लेना था बताओ? वेरी गुड 100। वेरी गुड 100। हाँ सिर्फ 100 होगा तो हाँ। रॉ मटेरियल लिखे हो तो सिर्फ 100 होगा। क्या सर हम लोग भी, क्या सर आप भी? अरे आप भी नहीं, मैं तो जानबूझ के किया ताकि आप समझो ये चीज, गलती मत करो। हाँ 100 आएगा। अब ध्यान से सुनना, जो क्लोजिंग WIP है उसमें लगना चाहिए 100 रुपया करके। क्लोजिंग WIP में लगना चाहिए 100 रुपया करके, बट सिंस वो पूरा नहीं बना, सिंस वो पूरा नहीं बना तो मेरे को उसका क्या लिखना चाहिए इनटू में। यहां क्यों नहीं लिखे सर आप? क्योंकि इधर इज ऑलवेज 100%। फिनिश गुड्स का अल्टीमेटली इज ऑलवेज 100%। बट अगर मैं इसका बात करूं तो यहां क्या आना चाहिए बताओ? 800 इंटू 100, 800 पे 100 रुपया करके रॉ मटेरियल लगना चाहिए। बट हो सकता है पूरा ना हो सकता है पूरा ना हो, तो यहाँ क्या आएगा उसका? DOC। मतलब 100 रुपए का 100 रुपया पूरा अभी तक खर्चा ना हुआ होगा। बट अगर सम्स में कुछ नहीं बोले या जो सम्स में दे वो लेना है, नहीं तो 100% ही लेना है। नहीं तो 100% ही लेना है। नहीं अमर्त्य 50 मत बोलो, अमर्त्य आराध्या 50 मत बोलो, अमर्त्य आराध्या 50 मत बोलो, तुषार 50 मत बोलो। अगेन आपने लास्ट बात अभी तक नहीं समझी। रॉ मटेरियल से रिलेटेड कभी 50 अज्यूम नहीं करते। रॉ मटेरियल के लिए अगर सम्स नहीं बोलता है तो DOC 100 पकड़ते हैं। रॉ मटेरियल के लिए अगर नहीं बोलता है तो DOC 100 पकड़ते हैं। अगर सम्स बता दे 80 60 40 50 जो भी, तो वो लेंगे, नहीं तो 100 ही मानेंगे। क्या दिक्कत है? तब तो सर वो कंप्लीटेड हो गया क्या? ए भगवान, मैंने क्या बोला आपको? ध्यान से सुनना। भले ही रॉ मटेरियल का सारा खर्चा लग गया हो, बट अभी तक वो कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं है, क्योंकि बाकी सब खर्चे भी पूरे होंगे तब वो फिनिश गुड्स है। यही एक डाउट लास्ट बैच में बहुत लोग पूछे, बट इस बार मैंने तरीका ही ऐसा बताया शुरू में जिससे ये डाउट आना नहीं चाहिए। क्या लोगों को लग रहा था कि सिंस मटेरियल का पूरा खर्चा 100% लग गया तो सर ये फिनिश गुड्स क्यों नहीं है? अरे सिर्फ मटेरियल का 100% होने से नहीं होता, बाकी सब भी 100% है तो फिनिश गुड्स ही है। बोलो डन? डन सर डन। मैं अब ये बात मिटा रहा हूं, अभी कोई काम का नहीं है आपके। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक बार हमारे दिमाग में ये बात याद रह गई, अब आप जब ये फॉर्मेट कंप्लीट कराएंगे तो नीचे वो बात समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। बताओ इसके बाद कौन सा खर्चा? बताओ इसके बाद कौन सा खर्चा? इसके बाद कौन सा खर्चा? और WIP को लेके अभी टेंशन मत लेना, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आज जाते जाते ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, या सर आपने बोला था प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव। इसके बाद सर आपने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या सर
चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्या ये दोनों भी इन दोनों के लिए लग रहे हैं? क्या ये भी इन दोनों के लिए लग रहे हैं? क्या ये दोनों खर्चे भी फिनिश गुड यूनिट्स एज वेल एज क्लोजिंग WIP यूनिट्स के लिए लग रहे हैं? बिल्कुल सर। बट सर, कंप्लीटेड यूनिट्स के केस में DOC 100 और क्लोजिंग WIP के केस में जब हम इंटू करेंगे 800 इंटू जो भी खर्चा है, इंटू जब फाइनली करेंगे उसका DOC से करेंगे, वो जो सम्स में देगा, नहीं तो हम 50% कर देंगे। ठीक है। आराध्या नहीं समझा आपकी बात। अपने क्लोजिंग WIP क्यों लिख रहे हैं मैंने बात नहीं समझा। मतलब आप क्या चाहते हो, क्या लिखो? मैंने क्या बोला अंत में जाके? एज ऑन डेट। ये कंप्लीटेड यूनिट्स भी क्या है, पूरे साल भर में जो बन के अल्टीमेटली हुआ कंप्लीट, इसमें कुछ WIP ऑलरेडी एज ऑन डेट है। उस चीज, वो अधूरे चीज तो वो साल भर के एंड में ही पता करेंगे ना, बीच में जाके तो पता नहीं कर सकते। बीच में जाके पता किया तो पता चला हो तो कंप्लीट हो गया साल भर तक आते आते। तो ये पीरियड का नहीं होता, ये एक डेट का निकलता है और तब जाके इसकी वैल्यूएशन की जाती है। बट इस क्लोजिंग WIP में कुछ खर्चा लग चुका है जो कि कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं बना। क्लियर है क्या आराध्या तुमको? वेरी गुड। आगे बढ़ो। बताओ इन तीनों का टोटल। सर प्राइम कॉस्ट। क्या आप लिख रहे हैं 7/7? हाँ सर, प्राइम कॉस्ट। ओके। इसके बाद सर आप एक और खर्चा करते हैं। मैंने बोला क्या? बता दो तुम। इसके बाद आप एक और खर्चा करते हैं। मैंने बोला क्या? बता दो तुम। आपने बोला सर फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके और भी नाम थे, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, प्रोडक्शन। ठीक है। क्या ये भी कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग WIP यूनिट्स के लिए लग रहे हैं? हाँ सर लग रहे हैं ना? ओके। इन सब के टोटल को हमने क्या बुलाया? था, याद है? वर्क्स कॉस्ट। अब ध्यान से मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट of completed and closing WIP units. Gross works cost of completed and closing WIP units. चलेगा ये नाम? मैंने नाम को थोड़ा विस्तार में बोल दिया। मैंने वर्क्स कॉस्ट को बोल दिया ऑफ कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग WIP यूनिट्स। वो तक तो सर समझ में आया। सर ये आगे आपने एक वर्ड और लगाया ग्रॉस, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ। ये थोड़ा हजम नहीं हुआ, तो ये हजम करवा देता हूं। उसमें क्या है? 1 सेकेंड लगेगा मेरे को समझाने में। आओ, हो गया सर 1 सेकेंड, मैं मजाक कर रहा हूं। 5 मिनट लगेगा मेरे को समझाने में। कोई भी चीज को, ग्रॉस वैल्यू को मेरे को अगर अब नेट वैल्यू में लेके जाना है तो क्या करते हैं? उससे कुछ एडजस्ट। पक्का? समथिंग वुड बी एडजस्टेड, या प्लस या माइनस, कुछ भी। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है, या प्लस करते हो या माइनस करते हो। जनरली नेट मतलब आप बोलते हो ग्रॉस कुछ वैल्यू है, नेट तक आते आते माइनस होता है। जनरली कुछ एडजस्टमेंट माइनस होता है कि नहीं? ग्रॉस से नेट आने में अपने को वैल्यू माइनस करना पड़ता है। ओके। ये जो ग्रॉस वैल्यूज हैं ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? ये सब खर्चे हैं सर, खर्चे। ये सब क्या है सर? खर्चे लिख रहे हो। अच्छा, आपने कुछ ग्रॉस खर्चे बोला, ठीक है। तो आप इससे नेट में जाने के लिए क्या काम करोगे? ध्यान से सुनना।
इस फैक्ट्री में जब काम हो रहा था, काम होते होते हो सकता है कोई रॉ मटेरियल एंड या और कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, ध्यान है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि सर कुछ सुई धागा, या बोल लीजिए सर कुछ क्या बोल लीजिए आप, ऑयल, तेल, लुब्रिकेंट्स, याद है ना आप लोगों को वो सब चीज। हाँ सर, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल या कुछ रॉ मटेरियल, ये सब भी यूज में आ रहे थे। हाँ, अब हुआ क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस, या समझ में आया बात, इनडायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल का मैं देख रहा हूं कुछ यूज नहीं आ रहा है, या कोई स्क्रैप पड़ा है, अच्छा, अगर वो वो अगर बना बनाया फैब्रिक है, मतलब उसमें कुछ अभी तक काम नहीं हुआ, वो कचरा नहीं बना है, वो एक स्क्रैप नहीं बना, वो एक रॉ मटेरियल है, और वो एज इट इज बिक जा रहा है, वो कपड़े का टुकड़ा जो मेरे यूज नहीं आया, रॉ मटेरियल का सेल हो गया। क्या वर्ड बोला? रॉ मटेरियल का सेल कर दिया। क्या वो मेरा ऑपरेशनल काम है? मेरा काम क्या है? शर्ट्स बेचना कि रॉ मटेरियल बेचना, यानी फैब्रिक बेचना? मेरा काम है सर शर्ट्स बेचना, ठीक है। बट अगर कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं आ रहा है, बहुत दिन से देख रहे हैं ये कपड़ा पड़ा है, कोई काम का नहीं है, स्टोर वाला डिसीजन लिया इसको ऐसे ही बेच दो, यूज ही नहीं आ रहा है, हमारे स्टोर में ऐसे ही पड़ा है, मतलब ये रॉ मटेरियल जनरली अभी तक यूज नहीं आया, ये ऐसे ही एज सच फैब्रिक बचा है, और ये कपड़ा स्टोर से ही तुरंत वापस बिक जा रहा है। एक बात बताओ, स्टोर से ही वापस बिक जा रहा है, इसको मैं दो भाषा में बोल रहा हूं, या सेल ऑफ रॉ मटेरियल बोलूं या परचेज रिटर्न बोलूं। या तो मैं बेच दे रहा हूं जिससे खरीदा उसको ही, अगर वो लेने के लिए इनकार कर रहा है तो मैं कोई और वेंडर को बेच रहा हूं, सस्ते में महंगे में जो भी, बट मैं बेच दे रहा हूं, ठीक है। ये एक स्टोरी लाइन याद रखना। दूसरा स्टोरी लाइन क्या आता है, इस दौरान काम होते होते कुछ स्क्रैप बच जाता है। देखते हो ना, कई प्रोसेसिंग में कुछ खुदरे खुदरे सामान निकलते हैं, कुछ जैसे अपने भी घर पे जब याद करो बुक्स, अभी आप 8 रुपया किलो में बेचोगे? जो अपना सीपीटी का बुक्स है, पास होने के बाद फाउंडेशन का बुक्स आप 8 रुपया किलो में बेचोगे कि नहीं? और अगर एकदम ब्रांड न्यू बुक है आपका, ब्रांड न्यू बुक, आप बोले भैया मैं छुआ भी नहीं, मैं पास हो गया, आप बोल रहे हो स्कैनर पड़ा है मेरे पास एज इट इज, भाई तू ही ले ले मेरे से, क्यों नया बाजार में खरीद रहा है? बोला तेरा पुराना स्कैनर है, मैं नहीं लूंगा। और पुराना नहीं, एकदम लेटेस्ट है, देख मैं मार्क भी नहीं किया, मैं तो ऐसे ही खरीद लिया था, पढ़ाई नहीं किया। तो तुम एज इट इज का एज इट इज बेचोगे, ठीक है। और एक मैं बोला तुम लोग पूरा यूज कर लिए अपनी किताब, पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके कॉपी भर लिया, और वो कॉपी आप रद्दी वाले को बेच रहे हो, ठीक कि नहीं? यानी उस पर काम हो गया, वो स्क्रैप बन गया, वो आपके कोई काम का नहीं है। तो एक हो गया क्या, इनडायरेक्ट, और वैसे ही कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी, या बोल लो स्क्रैप, दोनों का मतलब मेरा एक ही हुआ, ठीक है। स्क्रैप बोल लो जो कि अब काम का नहीं है, और ना ये रॉ मटेरियल है, और ना ये फिनिश गुड्स है, तो मेरे को इसको बेचना है, खत्म करना है इस चीज को। अब बड़ा बड़ा क्या करेंगे, अब बिक रहा है रद्दी के भाव में भी तो बेच देंगे। आप लोग बेचोगे अभी 8 रुपया किलो में बुक्स, घर पे मम्मी बेच देती है, या तो वो फल का रैप करने के काम आएगा जब टिफिन जाएगा पापा का, है कि नहीं? तो ये जो बात है, ये क्या हो गया, स्क्रैप हो गया। क्या ये आपका धंधे का काम है? नहीं सर, ये तो मेरा धंधा लाइन नहीं है। तो ये धंधे का काम नहीं है, तो आप बताओ, आप ये सब जो सेल कर रहे हो, नंबर 1 सेल ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनना, विच कैन बी थॉट अपॉन एज परचेज रिटर्न। नंबर 2 सेल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, या बोल लो स्क्रैप, ठीक है ना, या बोल लो स्क्रैप। क्या ये दोनों चीज आपको सेल्स में लेना चाहिए, या आप बोलोगे सर ये सब एक खुदरा खुदरी चीज है, इनको आप ऊपर कॉस्ट से एडजस्ट कर दीजिए, यानी लेस फ्रॉम कॉस्ट, यानी अल्टीमेटली मेरा खर्चा ही कम लगा। मैं अगर ये बात बोलूं, मेरे पढ़ने का ट्यूशन का कॉस्ट ही कम लगा, क्योंकि मैंने ये जो बुक्स है वो रद्दी के भाव में बेच दिया। मेरा नेट खर्चा इतना लगा। आप क्या बोलते हो? नेट खर्चा इतना लगा, क्योंकि जो आपने बचा लिया उस खर्चों से, उसको आप क्या बोलते हो? एडजस्ट करके बचा लिया आपने वो खर्चा में, तो आप क्या बोलते हो? नेट खर्चा ये लगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं बात करना चाहता हूं, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि मैं यहां पे ग्रॉस से नेट जाने के लिए अब कुछ ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा? सर आप माइनस करेंगे। क्या माइनस करूंगा सर? सेल ऑफ समथिंग, ये माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट वर्क्स कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग WIP यूनिट्स।
बट मैं जो यहां माइनस करूंगा सेल ऑफ, हाँ हाँ, बट मैं जो यहां माइनस करूंगा, हाँ मैं जो यहां माइनस करूंगा, मैं दोनों नहीं करूंगा, मैं एक ठो यहां लूंगा और रॉ मटेरियल या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल का एक पार्ट यहां नहीं, वो कहीं और आएगा जो अभी तक मैं लिख चुका हूं, जो अभी तक मैं लिख चुका हूं। आप बताओ, मेरे को सबसे पहले रॉ मटेरियल का सेल इन फॉर्म ऑफ परचेज रिटर्न सोचना, वो कहां से एडजस्ट कर देना चाहिए था, वो कहां से एडजस्ट कर देना चाहिए था, और इनडायरेक्ट मटेरियल या बोल लो स्क्रैप का सेल कहां से एडजस्ट करना चाहिए। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, लॉजिक पकड़ो बच्चा, लॉजिक। आप स्क्रैप किसको बुलाते हो मेरे को नहीं मालूम अभी तक। मैं स्क्रैप उसको बुलाता हूं जो कचरा या बोल लो जो खुदरा खुदरी काम होने के बाद, मतलब उसमें प्रोसेसिंग हो गया, उसमें प्रोसेसिंग हो गया, अब जो बचा वो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं एक बात बोलता हूं, मेरे प्यारे बच्चे इतने समझदार कैसे हो गए पता नहीं, बट बहुत होशियार हो आप लोग। वेरी गुड। आपने जो ये बात बोला ना, आपने क्या किया मैं बताऊं। अब मैं इसको कॉस्ट शीट में कैसे सजा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये यहां से माइनस क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। ये यहां से माइनस क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। बस बस बस, अब मैसेज करना बंद। आपका बात सराखों पे बचा लो, आपका बात सराखों पे बचा लो। मेरा आपसे सवाल, मेरा अब आपसे सवाल नंबर 1, क्या रॉ मटेरियल जो बिक रहा है, क्या उस पे लेबर एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवर लग रहा था? नहीं, नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था। इस वजह से वो नीचे एडजस्ट नहीं, उसको उससे पहले ही एडजस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उस पे वो बाकी खर्चे नहीं लगे थे। ठीक है, मतलब मैं एक वर्ड ऊपर ठीक करूं तो मैं यहां लिख दूं नेट परचेजेज, मैं यहां वर्ड लिख दूं नेट परचेजेज। नेट मीन्स व्हाट, इफ देयर इज एनी सेल ऑफ रॉ मटेरियल हम वहां से एडजस्ट करेंगे। करेक्ट, कोई सेल ऑफ रॉ मटेरियल है तो वहां से एडजस्ट करेंगे। जैसे आप परचेज रिटर्न करते हो तो नेट परचेजेस बोलते हो। ठीक। दूसरा, आपने तब सेल ऑफ स्क्रैप भी ऊपर से माइनस क्यों नहीं किया, नीचे तक का वेट क्यों किया, ये यहां तक आने का वेट क्यों किया? क्योंकि ये चीज तब उत्पन्न हो रहा है जब उसमें कुछ लेबर काम भी कर चुके हैं, जब कुछ फैक्ट्री ओवरहेड इनकर भी हो गए, तो लास्ट में जाके पता चला कि अल्लाह ये तो माल खुदरा खुदरी, देखो ये कटिंग्स जो यूज आ गया, ये सब जो लुब्रिकेंट्स बच गए, या स्क्रैप जो इकट्ठा हो गया है। अब ये तो काम करने के बाद पता चला फैक्ट्री स्टेज में, तो इनमें तो बाकी लोग भी थोड़ा काम कर चुके हैं, तो वहां से भी एडजस्ट करो सर। यानी इन सारे खर्चों का टोटल को जो अपने वर्क्स कॉस्ट बुलाते थे, वर्क्स कॉस्ट बुलाते थे, उसको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट इसीलिए बुलाया गया क्योंकि अगर कुछ स्क्रैप या इनडायरेक्ट मटेरियल जो आप बेच रहे हो वो एडजस्ट करके कॉस्ट से हटा दो और नेट वर्क्स कॉस्ट ले आओ। सर वाई आफ्टर वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि उसमें ये सारे खर्चे इनकर हो गए। बोलो, लॉजिक क्लियर है? क्यों ऊपर वो, क्यों नीचे ये, क्यों इस तरफ ये, क्यों उस तरफ ये? क्या एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट? क्या एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ? बात को समझने के साथ साथ फॉर्मेट में ये इस पोजीशन में क्यों आ रहा है उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। नहीं तो आपको लगेगा ये तो फॉर्मेट है, हमें इसके बाद ये करना है। अरे क्यों करना है ये भी तो समझना होगा ना। रट लो, मेरे को क्या, मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पहले दिन में रटवा देता, बट मैं एकदम हौले हौले क्लियरली आपको लॉजिक के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या हड़बड़ी है लाइफ में, जब पढ़ाई समझोगे नहीं, पढ़ाई करके कोई लाभ है क्या? नहीं सर, एकदम समझ में आ रहा है। तो इस वजह से आपने बोला, आपने बचपन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी सुना था ये चीज, बट लॉजिक आपके पास नहीं था। ऐसा क्यों होता है, या यहां पे ही क्यों करते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप बोल लो, जो भी सम्स में दिया हुआ होगा, या इनडायरेक्ट मटेरियल वर्ड यूज कर रहा हूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा सर। क्योंकि स्क्रैप्स आर जनरली इनडायरेक्ट मटीरियल ही है, तभी तो बेच पा रहे हो, लेबर को थोड़ी बेचोगे। बट उसमें लेबर रिलेटेड वर्क हो गया, इसीलिए वो यहां जाके माइनस हो रहा, इस कॉस्ट से नेट चलेगा।
तो ग्रॉस से नेट जाने के बीच में क्या आया सर? सेल ऑफ स्क्रैप। सर माइनस क्यों कर रहे हैं सेल? क्योंकि अभी तक खर्चा रिकॉर्ड कर रहे थे, उससे अगर कुछ इनफ्लो आ जा रहा है, उस खर्चों करने के बाद अगर मैं कुछ बेच के कुछ इनफ्लो कमा रहा हूं तो वो इनफ्लो इससे एडजस्ट हो जा रहा है, यानी खर्चा कम लग रहा है, नेट कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है सर। और सर वो जो रॉ मटेरियल ऊपर लेस हुआ, आपने नेट वर्ड लिख दिया, बट उसके बारे में लिखवा दीजिए ना, तो आप यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख सकते हो ऊपर कॉपी के टॉप मार्जिन पे, सेल ऑफ रॉ मटेरियल इज एडजस्टेड फ्रॉम परचेज को, या फिर बोल लो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, जनरली वो सम्स में नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा क्योंकि ये फॉर्मेट में आता है। ठीक है सर, सेल ऑफ स्क्रैप समझ गए। अच्छा, बट अभी तक क्या चल रहा है सर? अभी तक चल रहा है कंप्लीटेड यूनिट्स और WIP यूनिट्स, एंड आई हैव सम 15 मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि आज मुझे 12:30 बजे छोड़ने का एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कारण आप लोग का 1:15 से अकाउंट्स का क्लास होता है। अच्छा, अब अमर्त्य बोल रहा है अगर सर कोई बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ और वो भी एडजस्ट हो गया तो क्या? अमर्त्य आपकी बात हमेशा सराखों पे। ये देखो अमर्त्य, ये देखो, आपके पास एक किताब है जिसमें एक चैप्टर है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अगेन अभी तक आपको मालूम ही नहीं है बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, को प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। वो इस चैप्टर में जाके समझे तो कैसा लगेगा? यानी सर अभी इस चैप्टर में उसका इतना रेलिवेंस नहीं है, नहीं आएगा कहीं लिखा हुआ बाई प्रोडक्ट एंड ऑल, नहीं। और सर रातों रात, जैसा मैंने बोला, अपने सारा चीज तो सीख नहीं सकते, तो अभी उस बारे में टेंशन मत लो। बट गुड डाउट कि अमर्त्य सर इसका क्या होगा, सब सीखेंगे बच्चा, प्रोसेस है, एक लाइन से चलना। तो जब आएगा वो चीज आपको वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट शीट के चैप्टर में अल्टीमेटली सारी बातें समझ में नहीं आ सकती, बट कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगा तो सब चीज कर पाओगे। और कॉस्ट शीट से रिलेटेड जो छोटे मोटे ये सब जो आपको दुविधाएं बच रही हैं वो आगे आगे चलते चलते क्लियर हो जाएंगे। मैं लास्ट डे ऑफ क्लास में से पूछूंगा क्या कुछ बचा, आप बोलोगे नहीं सर सब क्रिस्टल क्लियर है। डन सर डन। अब बोल रहे बच्चे सर ऊपर क्या लिखे, लिखवा दो ना, ये लिखाऊं, सेल ऑफ रॉ मटेरियल इज एडजस्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट। सेल ऑफ रॉ मटेरियल इज एडजस्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट। और क्या यहां तक का फॉर्मेट डन है सबका? 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 एक मिनट सब पानी पिएंगे, क्योंकि आने वाला चीज समझने के लिए थोड़ा अभी तक का बात को हजम कर लो। वर्क्स कॉस्ट के बाद अपने सीओपी में गए थे और उसके बीच में आया था ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक, मेरा आपसे सवाल, ये जो सीओपी है ये किस यूनिट्स का है? मतलब अगेन क्या ये कंप्लीटेड यूनिट्स के होने चाहिए, क्लोजिंग WIP यूनिट्स के होने चाहिए, दोनों के होने चाहिए? क्या आप सोच के बताओगे? सीओपी में क्या आने चाहिए बताओ, आप सोच के एकदम बुद्धि से। अभी तक क्लोजिंग WIP आ रहा था ऊपर क्योंकि खर्चे लग रहे थे, बट याद करो अपने बात वही किए थे, फैक्ट्री में जाके पता चला कि ये है, तभी तो जिज्ञासा हुई जानने की अंदर क्या चल रहा है, और फिर मन नहीं करेगा उस चीज को एडजस्ट करने का मन करेगा नहीं। वरुण रॉन्ग, उस चीज को एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो
मेरे को अल्टीमेटली सेल्स तक पहुंचना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचना है। सेल्स वही माल हुए हैं जो माल बिके हैं, बिके वही हैं जो पूरे बने हैं। तो मेरे को पहले पूरे बनने तक का कॉस्ट निकालना होगा, मेरे को पूरे बनने तक का कॉस्ट निकालना होगा। सोच के देखो क्यों ये बात कर रहा हूं मैं वरुण, लॉजिक पकड़ो। हाँ सर, सिर्फ फिनिश गुड्स तक जाना है। ओके, मैं एक बात बोल रहा हूं, यानी कि सिंपल बात अगर बोलूं तो मेरे को अगर सीओपी तक जाना है, वी नो सीओपी इज फॉर ओनली कंप्लीटेड यूनिट्स। आप ही बोल रहे हैं, वेरी गुड, राइट हो आप, राइट हो आप लोग। और उससे पहले एक खर्चा लगता है ऑफिस एंड एडमिन फॉर प्रोडक्शन नेचर का जो काम हो गया, यही सब फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड करने का काम, बस प्रोडक्शन नेचर का जनरली नहीं देखने को मिलेगा, वो इनकर हो जाता है। बट ये ऐड करने से पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। सिंस मेरे को कंप्लीटेड यूनिट्स तक जाना है तो मैं वर्क्स कॉस्ट भी, ये जो निकाला था नेट वर्क्स कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट ये जो मैं निकाला था ये दोनों का है। तो बट मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं पता कर लूँ कि ये कितना कंप्लीटेड यूनिट्स का है, मेरे को ये पता करना है। उसके बाद ऑफिस का खर्चा लग जाएगा अगर वो प्रोडक्टिव नेचर का सम्स में है तो, और सीओपी मिल जाएगा, और सीओपी मिल जाएगा। बट मैं पता क्या करना चाह रहा था, मैं नेट वर्क्स कॉस्ट जो मेरे को फैक्ट्री का खर्चा प्रस्तुत हुआ उसमें मेरे को कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दोनों का खर्चा पता चला। ये लगा, याद करो वो जो आदमी फैक्ट्री में देखा, वो जो वेयर हाउस में गया, अरे इतना ऐसा माल, इतना ज्यादा खर्चा, क्या कारण है, तो वो अंदर गया तब पता चला। तो मेरे को वो फैक्ट्री से बाहर जो गुड्स है उनके वर्क्स कॉस्ट अगर पता करने हैं, यानी कंप्लीटेड यूनिट्स का वर्क्स कॉस्ट पता करना है, तो मैं उसको नाम दिया नेट वर्क्स फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स। बट मेरे पास अभी तक है नेट वर्क्स कॉस्ट फॉर कंप्लीटेड एज वेल एज क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच में मुझे कुछ एडजस्ट करना है ताकि काम आगे बढ़ सके, ताकि काम आगे बढ़ सके। बताओ एक काम आप बताओ क्या करें, सिंस अभी तक जितने भी खर्चे क्लोजिंग रिलेटेड लगे होंगे, याद करो जितने भी खर्चे क्लोजिंग रिलेटेड लगे हैं वो तो आए हैं टोटल खर्चे में। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए नेट में जाने के लिए, बताओ क्या करना चाहिए नेट में जाने के लिए। आप बताओ, मैं नहीं बताता, आप बता दो। एकदम साधारण सा बात, जैसे आपने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्ट किया, जैसे आपने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट किया, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक लॉजिकली नहीं सोच सकते। अभी रटवाना होता तो मैं बोल देता इसका भी स्टॉक वैसे एडजस्ट कर दो जैसे बाकी का कर रहे हैं, बट लॉजिकली सोच के बताओ क्यों ऐसा कर रहे हैं, बताओ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर। एक काम कीजिए आप, एक काम तो आप ये कीजिए कि सिंस इस खर्चे में इस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स का खर्चा है जो कि आपने ऊपर लिया है, इंक्लूडेड है, कैलकुलेटेड है, आपको अभी टेंशन नहीं लेना कि वो डीओसी कैसे निकल रहा है, कैसे आ रहा है, वो खर्चा ऊपर कैसे आया, नीचे कैसे माइनस हुआ, वो इस चैप्टर का पात्र नहीं है, वो अगेन प्रोसेस कॉस्टिंग में वापस से आएगा। बट एक लॉजिकल इन्फरेंस क्रिएट हुआ सर, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड खर्चे भी ऊपर हैं क्योंकि वो तो लगा है फैक्ट्री में, बट वो कंप्लीटेड नहीं हुए हैं, तो मेरे को अभी उसको जानना नहीं है। जब वो कंप्लीटेड हो जाएंगे तब उसको कंसीडर कर लेंगे, जब वो कंप्लीटेड हो जाएंगे तब उसको कंसीडर कर लेंगे। वेरी गुड सर। तो सर अभी उसको हटा दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ध्यान से सुनना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ये क्लियर है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्यों लेस हुआ? हाँ सर, ये खर्चे लगे हैं बट अभी मेरे को रिकॉर्ड नहीं करने, मेरे को जानना था, रिकॉर्ड में आ गया, बट मेरे को कंप्लीटेड यूनिट्स के खर्चे में इसको नहीं लेना है, तो मैंने हटा दिया, मैंने हटा दिया। रिकॉर्ड में आ गया बट एक बार हटा दिया, जब ये पूरे बन जाएंगे तो इनको ले लेंगे। अभी हटा दिया, जब ये पूरे बन जाएंगे इनको ले लेंगे। ध्यान रखना है बात, ठीक है, ठीक है। रूपम मैंने क्या बोला, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी यानी जो माल, वो जो 800 यूनिट्स का जो खर्चा है, क्या वो 800 यूनिट्स कंप्लीटेड यूनिट्स है? नहीं। मैं यहां क्या लिखना चाह रहा था, मेरे को चाहिए नेट वर्क्स कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। क्यों चाहिए? क्योंकि सर आपको अल्टीमेटली पूरा जो माल बना वो चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माल जो बन रहा है उसके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है। बट सर अभी तक जो रिकॉर्ड हुआ है
उसमें तो क्लोजिंग WIP का भी खर्चा है। मैं बोला हाँ है। तो सर एक काम कीजिए, वो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का जो वैल्यू है वो हटा दीजिए, क्योंकि वो अभी आपको नहीं चाहिए। सिंपल बात रूपम, क्लियर हुआ क्या? हटा दीजिए, क्योंकि देखो वर्ड क्या था, कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग। अब सिर्फ वर्ड है कंप्लीटेड, तो क्या करना होगा, क्लोजिंग हटाना है। हाँ वैल्यू आ रहा है। अवनीश तुम बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट लेस होगा ना बाबू, यहाँ रुपी में ही आ रहा है, तो वही बात हुआ। तुम यूनिट्स माइनस नहीं कर रहे हो, तुम वैल्यू ही माइनस कर रहे हो। तो ये मत बोलो कि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट लिखिए एंड वैल्यू लिखिए, वो वैल्यू ही बोल रहा हूँ, यूनिट्स इनटू वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इन वैल्यू है। अच्छा, जब अपने ऊपर माइनस किए रॉ मटेरियल कॉस्ट, ओपनिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तब क्यों नहीं ये बात पूछे कि सर एंड कॉस्ट उस पर जो लग रहा है वो ना, वो तो वैल्यू है, यूनिट में कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है अवनीश क्लियर, रूपम को क्लियर हो गया। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का वैल्यू। सर क्या ये कॉस्ट शीट के सिलेबस में जो चैप्टर्स में जो सम्स है उसमें दे दिए गए जाएंगे? बिल्कुल। तो सर इनकी वैल्यूएशन करना हम कब सीखेंगे? वो जो 80%, 60% जो आपने बोला ना, आपने एक हिंट दिया, वो कब सीखेंगे सर? अगेन ये रहा चैप्टर का नाम, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस, यहां सीखेंगे। ओके, बट सर आपने कुछ ना कुछ हमें शुरुआत में भी हिंट दे दिया ताकि वो चैप्टर्स हम समझ सके। मैंने पहले ही बोला था कुछ चैप्टर्स आप ऑलरेडी समझ पा रहे थे नाम से, जो मैंने पहले ही बता दिया था, बट कुछ आप नहीं समझ पा रहे थे, उसको मैं अब ग्रीन कर रहा हूँ। क्योंकि अब वो रिलेट कर पा रहे हो, अब उसके बारे में डिटेल्ड में अपने आगे पढ़ेंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का वैल्यूएशन माइनस हो गया। मेरा आपसे सवाल, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का ध्यान से सुनना, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में यानी इस साल जो